can proceed with your lecture. Thank you so much. First of all, I wish very good morning to all of you. Dr. G. Kishore ji and Honorable Secretary General IKCA प्रशांत कुशवाहा सर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मैडम बिल्किस जी के थ्रू मुझे इस कोचिंग वर्कशॉप में एज ए स्पीकर बोलने का मौका दिया। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आजकल हमारी निजी जिंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव डाल रही है, तो हर फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। मगर हम आज बात करेंगे अपने स्पोर्ट्स के ऊपर, अपने कैकिंग कनोइंग विषय के ऊपर, कि हमारे इस स्पोर्ट्स को, हमारे कैनो स्प्रिंट को, हमारी कैकिंग कनोइंग को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे होल्ड अप कर रखा है। सो नाउ आई एम स्टार्ट। हमारे कंटेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। सेकंड पार्ट में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट्स होगा, जिसके हम बेनिफिट्स जानेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअली, उसके बारे में जानेंगे। इसको मैं, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मगर इसको हम बड़ी शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। देन थर्ड पार्ट में हमारे पास रहेगा स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग। इसका फोर्थ जो पार्ट रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर यूज्ड इन स्पोर्ट्स। फिफ्थ पार्ट हमारे पास रहेगा टेक्नोलॉजी इन कैकिंग एंड कैनोइंग, एंड सिक्स्थ वन पे हम इसको कंक्लूड करेंगे सारे पार्ट्स को। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में जो बोल रहा है, द वर्ड स्पोर्ट्स कम फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच टर्म डी स्पोर्ट। इसका मतलब है लेयर्स, मतलब जो स्पोर्ट वर्ड है, ये पुराने समय जो फ्रेंच लोग थे उनका जो एक वर्ड था डी स्पोर्ट्स, उससे निकला हुआ वर्ड है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट का मतलब होता है लेयर, मतलब हॉलीडे, अवकाश, छुट्टी का दिन, या एंटरटेनमेंट, प्ले। अगर हम डी स्पोर्ट्स का मतलब जानेंगे फ्रेंच में, तो उसका मतलब निकलता है प्ले, एंटरटेनमेंट, इसका यही मतलब निकलता है। तो एज वेल एज इसके साथ क्या नीचे इसका इंट्रोडक्शन है पूरा हम लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। स्पोर्ट्स इज ऑल फॉर्म ऑफ यूजुअली कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्टिविटी। हम जो स्पोर्ट्स को सभी फॉर्म में यूज करते हैं, कंपटीशन फॉर्म में भी यूज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में भी यूज करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स द डिवाइडेड इन द ऑल फॉर्म्स। तो कैनो स्प्रिंट हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। कैनो स्प्रिंट में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स, द कैक एंड द कैनो। द कैक प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये यूरोप कंट्रीज ही हैं, क्योंकि जो हमारी जो कैनो स्प्रिंट जो स्पोर्ट्स है, ये ज्यादा हमारे जो डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं यूरोप कंट्रीज हैं, और ये निकली भी वहीं से है, वहीं से इसकी इन्वेंशन हुआ है। वेयर इट वॉज यूज बाय द एस्किमोस। एस्किमोस वहां के जो लोग थे उस समय के, वो लोगों को एस्किमोस कहा जाता था। वो जो वहाँ के ग्रीनलैंड के लोग थे, पीपल्स थे, वो जो यूज करते थे, उनका जो अपना ट्राइब्स था, वहाँ के जो लोग थे, वो सारे उनको एस्किमोस के नाम से जाना जाता था। प्रिलिमिनरी फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले जो हम इसको कैक को हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, सामान को इधर उधर ले जाने, क्योंकि वहां पे ज्यादातर क्या है, रिवर्स हैं, तो रिवर्स के जरिए वो अपना डिस्टेंस इधर उधर जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे। द कैनो वाज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड वार। जो कैनो थी वो सारे वर्ल्ड में यूज होती थी, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती थी, ट्रेड करने के लिए। एक कंट्री से, अगर यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो ट्रेड करना, सामान इधर से उधर पहुंचाना, या वॉर में युद्ध हुए, उसमें भी इस्तेमाल की गई कैनो। द फर्स्ट ऑफिशियल स्पोर्ट इवेंट वर क्रिएटेड utilizing both of these boats during the mid 19th century. Canoeing became part of Olympic Games in 1936. कि 19वीं सदी के मध्य में जो कैनोइंग कैकिंग थी, ये एक स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के इसने पार्ट करना शुरू किया, उसका डेमो हुआ। उसके बाद ये ओलंपिक का पार्ट बनी, जब 1936 ओलंपिक हुई बर्लिन में, उसका ये पार्ट बनी एज ए ओलंपिक गेम। तो इसके अब तक हम जान चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में हमारी कैकिंग कनोइंग कहाँ से है, क्या है। अब इसके बारे में सोचिए हमें इससे हम क्या डेवलप करते हैं। तो इसमें हमारे पास हेल्थ एंड फिटनेस, हम इससे डेवलप करते हैं अपने आप में। हमारी हेल्थ अच्छी होती है, फिटनेस अच्छी होती है। नेम फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन, हमारा नाम होता है, लोग हमको जानते हैं, आपका सम्मान होता है पूरी दुनिया में, लोग आपको इस अपने स्पोर्ट्स के थ्रू जानते हैं कि आप, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारी पॉपुलेशन है, अपनी स्टेट में से बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के बाद उसको हाई लेवल तक करते हैं और आगे जाते हैं, नेशनल मेडलिस्ट बनते हैं, नेशनल पार्ट करते हैं, तो उनका नाम अलग से आता है। सो आफ्टर दैट टू अर्न मनी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, कि हम इसके द्वारा पैसे भी अर्न कर सकते हैं, हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज, नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। पर्सनैलिटी एंड करेक्टर बिल्डिंग, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी आप सभी जानते हो, पर्सनैलिटी में सब हमारा बोलने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा अपना किसी चीज को, किसी भी चीज को हम किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जानते हैं, हमारा नजरिया कैसा है, तो सब चीज पर्सनैलिटी में आती है। हमारा करेक्टर बिल्डिंग करती है, हमारा करेक्टर बिल्ड होता है, हम अच्छे इंसान बनते हैं, हमारे अंदर एक अपना स्पोर्ट्समैनशिप आती है, एक इंसान के प्रति कैसे हम हेल्प करना, सब कुछ एक करेक्टर बिल्डिंग में आता है। तो एंटरटेनमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, ये इट इज आल्सो अपना फॉर एंटरटेनमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। मन नहीं लग रहा कभी बंदे का, तो बंदा लग रहा है पैडलिंग करके आते हैं 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो वो एक एंजॉय के तौर पे भी इसको हम कैचिंग नहीं करते हैं। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड जो है उसमें हम बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या क्या है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में हम इसका सबसे पहले बोलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, सभी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन्स हैं। उसके थर्ड पार्ट में ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, हम ट्रेनिंग में हमारी टेक्नोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है उसके बारे में जानेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस, हम कैसे परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, वो जानेंगे। एंड मोशन सिमुलेशन, हम कैसे इससे आगे बढ़ते जाएंगे और कैसे हमें इसके फायदे मिलेंगे, हम इसके बारे में आगे से बात करते जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले है ग्रीक ओरिजिन इज टेक्नोलॉजिया इज मीन सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। जो ग्रीक ओरिजिन, उस समय के ग्रीक एक अपना वही भी एक प्रजाति रही है ग्रीक ओरिजिन, उस प्रजाति के जो लोग थे वो टेक्नोलॉजिया उनका वर्ड था, शब्द था, वो उसका मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, किसी भी चीज को एक तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं उसको वो टेक्नोलॉजिया बोलते थे। एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही टेक्नोलॉजी है। जो भी हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज हम ज्ञान लेते हैं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं अपने प्रैक्टिकल फील्ड में, दैट इज इट आल्सो टेक्नोलॉजी। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस। ये शाखाएं हैं, ज्ञान की शाखाएं हैं, तो जो कि इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस, जो हम साइंस अप्लाई करते हैं उनसे डील करती हैं, उनसे ताल्लुकात रखती हैं। तो इंजीनियरिंग इज आल्सो अपना, यू कैन अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग जो है किसी भी चीज को बनाना, उसको उसके बेस्ट फायदे क्या हैं, बेहतर बनाना, तो वो सब इंजीनियरिंग में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द जर्नल टर्म दैट डिस्क्राइब्स any technology that helps to produce, manipulate, store, communicate and disseminate information। इसका मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी जो हमें मदद करती है प्रस्तुत करने में, जोड़ तोड़ के पेश करने में, अपने पास स्टोर रखने में, कोई भी डाटा है अपने पास किसी भी तरीके की चीज स्टोर रखने के लिए, संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और प्रसार करने के लिए, डिस्मिनेट इंफॉर्मेशन, सबके साथ साझा करने के लिए, तो हम उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास है, टेक्नोलॉजी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन ए मॉडर्न डे स्पोर्ट्स। टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की स्पोर्ट्स के अंदर। ड्यू टू टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट चेंजेस वाज ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिली हैं हमको टेक्नोलॉजी के जरिए, बहुत सारी अच्छी चेंजेस देखने को मिली हैं। कौन कौन से एरियाज हैं? फर्स्ट वन, फिटनेस। फिटनेस के फील्ड में, फिटनेस के एरिया में हमको टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली हैं। जो पहले की अपने रिजल्ट्स थे और बाद में चेंज होते गए थ्रू टेक्नोलॉजी। ट्रेनिंग पर्पस में जो भी हमारे पास इक्विपमेंट आया, जो भी हमारे पास नई चीजें आई, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग कैसे चेंज होती गई, पहले जो ट्रेनिंग थी उसके लेवल कैसे 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 अपग्रेड होते गए। टेक्निक को हम जज कैसे करेंगे, टेक्निक को जज करते करते कि इस कहाँ पे बंदा क्या रोंग है, कैसे है, उसके ऊपर कैसे कैसे हम ऑब्जर्व करके उसको आगे बढ़ते गए। टैक्टिस के मामले में जब हम देखते हैं कि दूसरा प्लेयर
पता है कि वो दूसरा हमारा ओपोनेंट है वो कैसे अपनी रेस को लेके जाता है, तो हमारी टैक्टिक्स क्या रहती है, हमें कैसे उसको लूज करना है, कैसे उसको हराना है, तो हम कैसे हमने विन करना है उसके साथ, तो उसकी कमजोरियां ढूंढना, फाइंड आउट करना, ये भी थ्रू टेक्नोलॉजी ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। फीडबैक सिस्टम, हमको फीडबैक मिलता है, इजीली हम फीडबैक ले सकते हैं, तुरंत ही हमको फीडबैक मिलता है, एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, हमारे पास फीडबैक आ जाता है कि ये बंदा ऐसे 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 इस तरीके से इसने रेस अपनी कंप्लीट की, या इस तरीके से इसने अपना आपको बिल्ड किया। इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग इन ऑफिशिएटिंग, जो हमारा ऑफिशिएटिंग डिपार्टमेंट है, पुराने समय में कोई टेक्नोलॉजिकल थिंग नहीं थे, तो एक एथलीट के मन में रहता था शायद मेरे साथ कोई धोखा हुआ, जब मेरा पार्शियलिटी हुई, मेरा डिसीजन ठीक नहीं है, मैंने अच्छा किया, बेहतर किया। मगर आजकल तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ये साबित कर सकते हैं कि जो भी डिसीजन हो रहा है ऑफिशिएटिंग बिल्कुल इम्पार्शियल हो रहा है, कोई भी किसी के साथ बाईबंदी नहीं होती, बिल्कुल इम्पार्शियल, बिल्कुल फेयर डिसीजन लिए जाते हैं। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफर स्पोर्ट टू स्पोर्ट, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो डिफरेंट है एज पर स्पोर्ट्स। कैनो स्प्रिंट में अलग रहेगा, फुटबॉल में अलग रहेगा, हॉकी में अलग रहेगा, एवरी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इट इज डिफर, क्योंकि एक ही तरह की टेक्नोलॉजी हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम सेम इस्तेमाल करते हैं कुछ स्पोर्ट्स में, मगर बहुत ज्यादा चीजें हैं वो अलग अलग डिफर करती हैं। The technology advancement in cano sprint leads to the enhancement the level of performance and empower coaches and administrators। हमारी जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से लीड कर रही है हमारे कैनो स्प्रिंट को, किस तरीके एनहांसमेंट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, हमारे एथलीट की परफॉर्मेंस है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बात करें टेक्नोलॉजी से, अपने जो पुराने एथलीट्स थे उनसे बेहतर परफॉर्मेंस हर साल एवरी ईयर निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि हम इसको इस्तेमाल करके अपनी स्पोर्ट्स को, अपने पुराने रिकॉर्ड्स को, पुरानी टाइमिंग को एक नए रिकॉर्ड में चेंज कर देते हैं। एम्पावर कोचेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये कोचेस को सशक्त बनाता है, उनकी एम्पावरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर की एम्पावरमेंट है। वो एक यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम किसी भी प्लेयर को बोलेंगे तुम्हारे में ये कमी है, तो जब हमारे पास एक प्रूफ है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम प्रूफ है कि हाँ यहाँ पे हमारा प्लेयर वाकई में वीक है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसको कैसे बिल्ड करना है, तो कोच भी शख्स होता है कि हाँ मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ, शख्स हूँ, मैं इस तरीके से अपनी प्लेयर की एरर्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इजी तरीके से पूरे के पूरे टीम को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे चैनल को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। एनहांस डेवलपमेंट पाथवे ऑफ टैलेंट एथलीट्स, जो टैलेंट एथलीट्स हैं हमारे, जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं, जो नेशनल लेवल के एथलीट्स हैं, मेडलिस्ट हैं हर स्टेट में, उनके जो आगे बढ़ने का रास्ता है उनमें बढ़ाव आता है, वो आगे बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूस, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस में रहेंगे, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं, हमारी जो बढ़ाव है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कभी ब्रेक नहीं आएगा। मगर हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो आज के समय की टेक्नोलॉजी है, वो पुरानी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन, हर मिनट, हर घड़ी चेंज हो रही है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, आज की टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छे बेहतर नतीजे लाने के लिए। एसिलेटेड कैनो स्प्रिंट डेवलपमेंट, एसिलेटेड कैनो स्प्रिंट डेवलपमेंट इट मींस दैट हमारी जो कैनो स्प्रिंट है वो एसिलेट कर रही है, फास्ट मूव आगे बढ़ रही है। तो मूव आगे बढ़ने का मतलब कि हमारी जो कैनो स्प्रिंट पहले कहाँ थी, अगर हम आज से 10 साल पहले देखते हैं, 5 साल पीछे जाएं, 4 साल पीछे जाएं, तो आज के डेट में हमारी जो कैनो स्प्रिंट है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्लो डाउन नहीं है, बहुत फास्ट बढ़ रही है। तो पहले हमारे पास जो अपना मॉडल्स थे, बोर्ड्स के इक्विपमेंट नहीं था, आज हमारे सारे स्टेट में इक्विपमेंट आ चुका है, डेवलपमेंट हो रही है, लोग जान रहे हैं। पहले प्लेयर्स को भी पता नहीं होता था, नई बोर्ड्स आई, फॉरेन बोर्ड्स क्या क्या डिफरेंस है इंडियन बोर्ड्स के साथ। तो धीरे धीरे जब अभी नेशनल चैंपियनशिप हुआ हमारे कंट्री में, तो सभी प्लेयर्स को एज ए जूनियर, सब जूनियर, सभी प्लेयर्स को फॉरेन इक्विपमेंट, नैलो कीबोर्ड यूज करने के लिए मिला। तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है कि हाँ जो फॉरेन इक्विपमेंट है वो कैसे इस्तेमाल करना है, उसका
क्या रिजल्ट है, क्या डिफरेंस है उसका जो इंडियन इक्विपमेंट के साथ, कि हम कैसे, अगर हम बेहतर बनेंगे तो हमें फॉरेन इक्विपमेंट चलाने को मिलेगा, क्योंकि हम नए बच्चे को तो डायरेक्टली फॉरेन इक्विपमेंट अलाउ नहीं करते, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास फॉरेन इक्विपमेंट है हमारे इंडिया में। तो हम अपने बेस्ट पैडलर्स जो हैं इंडिया के, जो बेस्ट स्टेट के पैडलर्स होते हैं, उन्हीं को ही हम देते हैं। मगर नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप हमारा अभी ग्रो कर रहा है, एसिलेट कर रहे हैं हम आगे की तरफ। सर आई एम ऑडिबल सर? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो राइट डिसीजन इज मेड प्लेयर्स एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है स्पोर्ट्स में, तो उससे सबसे ज्यादा हर्ट जो होता है वो पार्टिसिपेंट होता है, एथलीट होता है, प्लेयर होता है, कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं सर मेरी गलती नहीं थी, सर मैं ऐसे किया, सर आपने। तो वो उससे क्या है कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक प्रूफ रहता है। तो इसमें हम बिल्कुल राइट डिसीजन होते हैं, बिल्कुल राइट डिसीजन होते हैं, जिससे प्लेयर और ऑफिशियल के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनता है। वो समझता है कि हाँ ऑफिशियल ने जो किया है वो एज पर रूल और एज पर तरीके से किया गया है, और जो बिल्कुल सही है, प्लेयर के मन में भी कोई शंका नहीं रहती। नहीं तो अगर हम बिल्कुल ऐसे ही कहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अपना स्टेट लेवल पे, जहाँ पे अपना जैसे अपना कल पहले बताया गया कि हमारे पास एनटीओज नहीं है, नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल नहीं है, उनको रूल्स के बारे में पता नहीं है, उनको चीजें पता नहीं कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करनी है। ये नहीं है कि हम हाई टेक्नोलॉजी के साथ ही हम बेसिक से शुरू कर सकते हैं। जिस स्टेट में फंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो एक कहते हैं ना, एक विज्ञानी जो है हर एक इंसान के अंदर होता है। जरूरी नहीं है कि हम अपना बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आगे उसको ही इस्तेमाल करेंगे। हर एक इंसान के अंदर एक साइंटिस्ट होता है, वो अपना दिमाग लगा के वो चीजें बना सकता है जो बेसिक लेवल पे यूज की जा सकती हैं। तो उससे हम अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, जो डिसीजन होंगे वो भी राइट, उसको रूल का पता होगा, वो तरीके से उस तरीके से बना लेगा कि हाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में जट्टी कैसे रहेगी, मेरा फिनिशिंग पॉइंट कैसे रहेगा, तो कैसे हम किस तरीके से हम एंगल बना के उसका हम फिनिशिंग पॉइंट पे लेते हैं, तो कैसे, तो जब उसको बेस पता होगा तो वो अपने आप उस तरीके को बना सकता है और बच्चे को बता सकता है अपने एथलीट को कि दिस इज द पार्शियल डिसीजन, दिस इज राइट डिसीजन। तो इससे एक अच्छा रिश्ता बनता है ऑफिशियल्स में एंड प्लेयर्स में। ऑफिशियल्स हैव लेस प्रेशर ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर कम रहता है, टेक्नोलॉजी होगी तो उनके ऊपर वैसे ही प्रेशर कम रहेगा। हाँ ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मिस होता भी है तो वो देख सकते हैं, फोटो फिनिश लगा हुआ नेशनल चैंपियनशिप में, तो अगर कभी होता है, इंसान है, गलती इंसान से हो जाती है, कभी ना कभी कुछ हो गया, मिस हो गया, जब पता चला कि हाँ 2 नंबर वाला जो फिनिश किया था उसको हमने फर्स्ट पे लिख दिया, तो उसको हम इम्पार्शियल करने के लिए, सही करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेशर कम रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आगे आया स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग। स्पोर्ट्स साइंस प्लस स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। हम इसको इस तरह से ही कन्वे करेंगे, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग मिलके टेक्नोलॉजी बनती है हमारे स्पोर्ट्स फील्ड की में, इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर्ट्स साइंस क्या है? स्पोर्ट्स साइंस इज अ डिसिप्लिन that study how the healthy human body works during exercise and how sport and physical activity promote health from cellular to whole body perspectives। तो ये कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स साइंस है वो एक तरह की स्टडी, अध्ययन है। जब ह्यूमन बॉडी वर्कआउट करती है, कोई एक्सरसाइज करती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं, कैसे प्रमोट हो रही है वो, उसका हेल्थ कैसे चल रहा है, कंटिन्यू उसके क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं उसके अंदर, कैसे उसके अंदर चेंजेस आती है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेंज हो रहा है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हम थ्रू स्पोर्ट्स साइंस ही जान सकते हैं। तो स्पोर्ट्स साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसी स्टडी है, ऐसा अध्ययन है जिससे हम अनुशासित अध्ययन है, बिल्कुल डिसिप्लिन अध्ययन है, बिल्कुल एक सीक्वेंस से हम चलते हैं कि हम किस तरीके से इसको जानेंगे। तो उसकी विधियां हैं वो बहुत वास्ट, मैंने बोला स्टार्टिंग में, मगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जान ले तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास टाइम अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस विल हेल्प इन असेसिंग, मॉनिटरिंग, एडवाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स साइंस से हम क्या लेते हैं, हम इससे मॉनिटरिंग कर सकते हैं पूरे बॉडी की, क्या चेंजेस सारी मैं बताया। एडवाइजिंग, हमें क्या करना चाहिए, हमें वो पता चल जाता है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, हम कहाँ किस लेवल तक हम अपनी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं, तो ये सब स्पोर्ट्स साइंस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स साइंस के बारे में मेरे पहले जो हमारे कोचेस ने, हमारे स्पीकर्स ने
लेक्चर्स लिए हैं, रामाकृष्णा जी हैं, संजीव लाखर जी हैं, जयंतो सर जी हैं, और अपना जितने भी जिन्होंने स्टार्टिंग में लेक्चर्स लिए हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस के बारे में बहुत कुछ बताया। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स साइंस है उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं, थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हम उसको जान सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थ्रू के हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग एंड मेथड्स, उस फील्ड में हम ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं, ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, वो बता चुके हैं हम पहले। स्पोर्ट्स मेडिसिन, हमारे शरीर में कितनी बोन्स हैं, कितनी वेन्स हैं, कैसे काम करती हैं, क्या उनका प्रोसेस है, इसके इंजरीज कैसे हैं, बचाव किसका है, ये सब स्पोर्ट्स मेडिसिन में आता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी में चेंजेस, कितने ऑर्गन्स हैं, हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, सब थ्रू स्पोर्ट्स है। हमारे मसल्स कैसे काम करते हैं, ये सब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर आता है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स फील्ड है इसको हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। यूज तो होता है मगर हम इसको महसूस नहीं कर पाते। आम प्लेयर को, आम एथलीट को पता ही नहीं है कि हाँ बायोमैकेनिक्स क्या चीज है। इट इज ए मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हम कैसे, हमारा वॉकिंग स्टाइल कैसा है, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मेरा लिम्ब का एक्शन क्या है, मैं पैडलिंग कर रहा हूँ, मेरा एल्बो का एक्शन क्या है, तो ये सब कुछ बायोमैकेनिक्स के अंदर आता है। उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम मनन विज्ञान, अपने मन का विज्ञान जो है, हम जानते हैं कि हमारे प्लेयर के, एथलीट के मन की स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर होता है, फिजिकल फैक्टर होता है, लोड जैसे बढ़ गया प्लेयर के ऊपर, उसका मानसिक दिमाग के ऊपर, मानसिकता के ऊपर अलग असर पड़ेगा। तो घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम है, उसका क्या असर पड़ रहा है एथलीट के ऊपर, वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो उसके एक्टिविटीज से, प्लेयर की एक्टिविटीज से हम जज कर पाएंगे कि हाँ, अगर हमको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज है तो हम बहुत अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे हमारा प्लेयर सही है, आज उसका मूड कैसा है, या वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, उसे कोई दिक्कत है, उससे पूछेंगे। तो पूछने का एक तरीका, अगर आप डायरेक्टली वे में जाकर उसको पूछोगे तो मे बी एथलीट आपके साथ मिसबिहेव करे, आपको ना बताए, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ मेरा कोच मुझे समझ नहीं पाएगा। मगर जब उसको पता होगा कि मेरे कोच को भी पता है, वो मुझे समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो इसके लिए हमको सपोर्ट साइकोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ता है थ्रू स्पोर्ट्स साइंस, तो अभी हम जान पाएंगे। इट हैव बीन प्रोवाइडिंग साइंटिफिक सपोर्ट टू स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये हमको एक साइंटिफिक सपोर्ट देती है, एक वैज्ञानिक सपोर्ट देती है हर स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स साइंस। तो आगे आ गया स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग। स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले जानेंगे, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग इज द फील्ड of division of engineering that focuses and involves in design, development and testing of sports equipment. स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके हम विभाजित करते हैं इंजीनियरिंग के साथ, जो डिज़ाइन करता है, एक नया डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, जो हम स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं के लिए कि कैसे हम अपने स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट लेके आए, इसका मॉडल चेंज कर दें, पैडल का अपना कर्व कितना है, उसके अंदर कितनी चेंजेस चाहिए, तो उसका जो अपना बोलते हैं स्टिफनेस कितनी है रोड की, ये सब जो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग के अंदर आता है। द इक्विपमेंट यूज्ड बाय एथलीट्स हैज ऑलवेज गॉन थ्रू टेक्नोलॉजिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन करंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी इक्विपमेंट हमारे एथलीट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो जो करंट नॉलेज है, जो आज की ताज़ा जानकारी को समझते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, हर एक चीज़ को कि हाँ वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन में भी बहुत अच्छी बोट्स बनती हैं। ये नहीं है कि इंडियन मेड बोट जो है वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल अपना फॉरेन इक्विपमेंट जो है उसके बेस के ऊपर ही बनी हुई है, उसके डिजाइन को ध्यान में रख के बनी हुई है। तो नेचुरली एक नया एथलीट आएगा हमारी स्पोर्ट्स के अंदर एंटर करता है, जिसको जो अभी एडवांस में है या बेसिक में है, तो हम उसको अगर इंडियन बोर्ड्स में वो प्रैक्टिस कर रहा है तो दैट इज ए गुड, क्योंकि वो डिजाइन सेम है। हम उसी डिजाइन को लेके, उसी मॉडल को लेके हमने वो डिजाइन दिया इंडिया में और उसको तैयार किया, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है क्योंकि वो थोड़ा चीप कॉस्ट में है। आप फॉरेन इक्विपमेंट सब बंदे हायर नहीं कर सकते, वो थोड़ा कॉस्टली है। तो हमारे जो स्टेट्स हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या स्टेट लेवल पे हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, वो इंडियन इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दे आर सेम द बेस ऑफ फॉरेन इक्विपमेंट, उनके डिजाइन के ऊपर ही रखा सारा कुछ बनाया गया है। तो
ये भी एक अच्छी चीज है कि हम जो इंडियन मेड बोट है वो फॉरेन के पूरे मॉडल के ऊपर रख के उसकी करंट नॉलेज के रख के आधार पे बन रही है, तो हमारे लिए वो भी बेटर है। तो थोड़ा बहुत फर्क रहता है जब हम अपना इंडियन मेड से फॉरेन इक्विपमेंट में आएंगे, तो अगर हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, अनुभव ज्यादा होगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इन स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग प्रेजेंटली फोकस्ड आर इक्विपमेंट डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग। जो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है वो किस पे फोकस कर रही है? इक्विपमेंट डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग, जो हमारे इक्विपमेंट है उसको डिजाइन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। सेकंड नंबर पे कैलकुलेशन मॉडलिंग, कि मॉडलिंग कि किस तरह से मॉडल चेंज हो रहा है, उसका कैलकुलेशन क्या है, क्या फर्क रहा, पहला जो मॉडल आया था उसमें कैसे था, सेकंड मॉडल निकाला है उसमें, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं। नंबर थर्ड पे फील्ड एंड लैब एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग। फील्ड में हम टेस्ट करते हैं, मान लो बोट बन गई, पैडल बन गया, उसको टेस्ट करना है कैसे है, उसकी बोयेंसी क्या है, ठीक है ना, उसका वेट कितना है, तो सब कुछ हम चेक करेंगे। उसके उसके ड्यूरेबिलिटी क्या है, तो उसको हम फील्ड में लेके जाएंगे, मतलब पानी में लेके जाएंगे, चला के देखेंगे, पहले वाली का अंतर जानेंगे। टेस्ट होगा, लैब में टेस्ट होगा, उसका फाइबर मटेरियल कैसा है, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, लैब में टेस्टिंग होते हैं, टेस्ट होंगे, केमिकल टेस्टिंग के जरिए हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट सबसे बड़ी बात है, जब हम पानी में बोट लेके जाते हैं तो एक एथलीट, जो हमारे पास अनुभवी एथलीट है, जहाँ जिसको एक्सपीरियंस है, जो जानता है, सब नॉलेज है जिसको, हाँ फील्ड के बारे में, कोई कोच है उसको पता है, तो वो उसको देख के बता देगा कि हाँ इस डिजाइन में क्या फर्क है, कैसे होना चाहिए। कोच को भी इसकी नॉलेज है। हमारे इंडिया में बहुत सारे कोचेस हैं, सीनियर कोचेस हैं हमारे, जिनको बहुत सारी इस फील्ड के बारे में नॉलेज है। तो हमारे प्लेयर्स जो भी जो सेशन ले रहे हैं, देख रहे हैं, जो दूसरे कोचेस देख रहे हैं, उनको भी इस चीज के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारी स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स वास्ट फील्ड, इसको समझना पड़ेगा। अभी हम बच्चों को या किसी को, क्योंकि हमारे अलग अलग डिजाइन है, एक की हाइट 6 फीट से ऊपर है, एक की हाइट 6 फीट है, तो उनके लिए अलग अलग मॉडल्स हैं। हम हर एक एथलीट को सेम बोट नहीं दे सकते, चाहे ये प्रोफेशनली बात कर रहा हूं मैं, बट अगर हम बचपन से ही, हम स्टार्टिंग से ही अपने एथलीट को प्रोफेशनल बनाएंगे, तभी तो वो आगे जाके प्रोफेशनल बनेगा। हम उसको नेशनल मेडल लेने के बाद प्रोफेशनल में लेके आते हैं। तो मेरी एक थिंकिंग है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर हम बचपन से ही, बेस से ही उसको हम प्रोफेशनल तरीके से सिखाएंगे, तो वो बढ़ता ही प्रोफेशनल जाएगा, उसका माइंड फिक्स रहेगा। तो हमको स्टार्टिंग से, अगर हमको ही नॉलेज नहीं होगी तो हम बच्चे को नहीं बता पाएंगे। सो हर एक कोच को, बच्चों को भी, इवन एथलीट्स को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या फैक्टर हैं। मैंने बहुत बार देखा है नेशनल चैंपियनशिप में या किसी में, अभी जैसे नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, चलो बच्चों को नहीं पता था, तो वो अपना लार्ज बोट लेके जा रहे हैं, एल साइज बोट लेके जा रहे हैं या मीडियम साइज, ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट, लिमिटेड इक्विपमेंट है, बट जो हमारे नेशनल मेडलिस्ट हैं, पैडलर्स हैं, इवन उनको भी कई बंदों को नहीं पता, बहुत सारे, क्योंकि जिनके पास बोट्स नहीं है, जो अपना छत्तीसगढ़ हो गया स्टेट है, उनके पास फॉरेन इक्विपमेंट नहीं है, देन दे डिडंट नो अबाउट दैट के कौन सा साइज का बोट मैं लूंगा और मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। सो ये सारा कुछ डिजाइन जो है, सब कुछ अगर हमको नॉलेज होगी तो हम उसी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशनली वे में आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारी स्पोर्ट्स की, हमारे कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूटी में रहेगी। आगे हम इस पर बात करेंगे। कैनो स्प्रिंट एक चार्ट है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स, कैसे जो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है कैसे इफेक्ट कर रही है। आप चार्ट दे सकते हैं, देखिए चार्ट के ऊपर आप देखो तो बिल्कुल, जब हम 1948 में, जो K1 1000 मीटर ओलंपिक का चार्ट है, 1948 में टाइमिंग क्या था, हम देखें ग्राफ शुरू हुआ है 426 या 27, धीरे धीरे बढ़ता नीचे का डाउनफॉल की तरफ आता गया, कम होता गया टाइमिंग, 4:15 आया, 4:05 आया, 3:55 आया, तो आते आते 1988 में या 1992 में टाइमिंग 3:45 के पास, 3:46 के पास पहुंचा, ठीक है। 1992 में, 2000 में ये 3:36, 3:37 के पास पहुंच गया, 3:34 के पास, 3:33 के पास पहुंच गया, धीरे धीरे और कम होता गया। और लास्ट जो रियो ओलंपिक हुआ 2016 में, उसमें टाइमिंग का देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 1948 से लेके 2016 तक हम 224, 225 को टच दिखा रहा है जो ग्राफ है। तो आगे भी लिखा हुआ है टाइमिंग 3:15 में भी 3:15 तक हम टाइमिंग लेके आ सके, जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, एडवांस इंजीनियरिंग आएगी, मे भी उसमें हम इसको देखें आने वाले समय में।
तो टाइमिंग और कम हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर जो ग्राफ दिखा रहा है, ये यही दर्शाता है कि हमारी जो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, हमारी जो स्पोर्ट्स शुरू हुई 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई, तो उस समय का इक्विपमेंट, उसके बाद का इक्विपमेंट, बहुत सारी चेंजेस हैं। अभी जो हमारे सीनियर पैडलर्स हैं, हमारे कोचेज हैं, जो आज के इंडिया टीम के जो सीनियर कोचेज हैं, उन्होंने जिस बोर्ड्स में ट्रेनिंग किया है और आज के बोर्ड्स के मॉडल में बहुत बड़ा अंतर है। तो उन्होंने उस इक्विपमेंट में उन्होंने बहुत अच्छा समय निकाला है। ये नहीं है कि उन्होंने समय अच्छा नहीं निकाला, उस समय की टेक्नोलॉजी के आधार पे, उस समय के टेक्नोलॉजी के आधार पे उन्होंने बहुत अच्छा समय निकाला है। और मगर अगर हम बोलें कि यार हमने तो कोच साहब ने उस समय ये टाइम दिया था, कोच साहब आज मेरा ये टाइम आ गया, भाई हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा अंतर है। हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। आज के समय में हमारे जो एथलीट्स हैं उनसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय की टेक्नोलॉजी में अच्छा परफॉर्म किया है, बेस्ट टाइम दिया है उस समय की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली। बहुत अंतर आ गया डिजाइन में, बहुत अंतर आ गया इंजीनियरिंग में। तो हमें ये ग्राफ हमें बता रहा है कि हमें कितनी चेंजेस आई हैं और कैसे बदलाव आए हैं कंटिन्यूसली हमारे इस अपना स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग की वजह से। तो और फैक्टर बता रखे नीचे, देखो ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन बता दिया। न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा हमारा लेक्चर गया था, ट्रेनिंग के बारे में बताया। स्पोर्ट्स वियर, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम जब हम पानी में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, हमारी ड्रेस कैसी होती है। तो हमको एक बढ़िया, हमारी टाइट्स होती है, अपर टाइट्स, लोअर टाइट्स, कुछ भी हम पहनते हैं, टी शर्ट, तो वो एक बढ़िया होनी चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए उसमें। तो ज्यादा गीली होने वाली उसका जो कपड़ा है, देखो हम सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, स्पोर्ट्स हमें खुद से भी करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स वियर हम जब खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, उसको देख के खरीदना चाहिए। पैसे तो खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें 10 रुपए और डाल के हम अच्छी चीज ले सकते हैं तो वही हमको चूज करनी चाहिए। 10 रुपए के बचाने के बदले हम ऐसा कपड़ा ले लें, ऐसी चीज ले लें जो हमारे रैशेस कर दे, हमारी बॉडी को खराब कर दे, 10 दिन की ट्रेनिंग मिस हो जाए। तो तरह से बोट, हमारी बोट कैसी है, अगर वो इंडियन मेड भी है, डैमेज भी है, उसको ठीक करना सीखिए, उसकी रिपेयर देखिए। सामान मिलता है मार्केट में, सब कुछ अवेलेबल है। हमें नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, हमको जानना पड़ेगा, हमको कोचिस को जानना पड़ेगा, एथलीट्स को जानना पड़ेगा। बाहर फॉरेन कंट्री में देखें, हर स्पोर्ट्समैन, हर एथलीट, हर पैडलर, हर कोच को जानकारी है, वो अपने आप खुद अपने इक्विपमेंट को रिपेयर भी करता है। अगर कहीं से तो बड़े फाइनली तरीके से रिपेयर करता है, पता नहीं चलता कि रिपेयर किया गया है। तो हमारे इंडिया में हमारे ठाकुर सर हैं, जिनको उनको बहुत नॉलेज है इस चीज के फील्ड के बारे में, तो उनसे भी उनके पास जाके हम जानकारी ले सकते हैं। और भी हमारे पास जो कोचेज जिनको इस फील्ड के बारे में जानकारी है, उनके पास जाके हम जानकारी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग एंड फोटो फिनिश, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग एंड फोटो फिनिश इज द सेम कि जब हम हमारी रेस इवेंट शुरू होता है, रेस चलती है, तो आफ्टर दैट जब फोटो फिनिश के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग है। माइक्रो सेकंड का भी हम अंतर नहीं रख सकते, जहाँ पे हमें बता दिया, हमें कंप्यूटर उसी वक्त बता देगा, हमारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, उसी वक्त बता देगा कितना माइक्रो सेकंड में फर्क आया। तो कभी कभी जो देखो वर्ल्ड लेवल पे हम माइक्रो सेकंड के में एथलीट जो है वो अपना मेडल छोड़ देता है, मेडल लूज कर देता है, तो सिर्फ माइक्रो सेकंड में फर्क रहता है। ये बहुत बड़ा है कि जब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ हम अपनी आईज से विजिबल करते थे, देखते थे, उसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस थे, क्योंकि उसमें पार्शियलिटी जानबूझ के नहीं की जाती थी। जो हमारी आंखें, जो इंसान की आंखें देख पाती हैं, समझ पाती हैं, तो इंसान उतना ही बताएगा। तो इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी जब आ गई, टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे जो फील्ड में बहुत सारी चेंजेस, ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया, मैंने बताया इम्पार्शियल हो गया। फोटो फिनिश का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्पोर्ट्स में, जो माइक्रो सेकंड की हमारे इंडिया में तो अभी लेवल चल रहा है, मगर बाहर क्या है, बिल्कुल नेक टू नेक रेस चलती है। तो नेक टू नेक रेस चलती है तो हमें उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी डिफिकल्ट रहता है। जैसे हमारे कंट्री में सिलेक्शन होता है इंडिया लेवल का, जहाँ हमारे नेशन के लिए खेलने के लिए, बाहर भी होता है। तो उनकी जो क्लब फैक्टर्स हैं, उनके क्लब रेसेस हैं, उनके नेशनल टूर्नामेंट्स हैं, उनमें नेशनल टीम में जाने के लिए फाइट रहती है। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल है, जहाँ माइक्रो सेकंड का फर्क रह जाता है, उसको ये चीज कवर कर लेती है, और सही जो अच्छा प्लेयर है, वही अच्छा खिलाड़ी है, वही आगे आता है। स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में आएंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, द इन्वर्टेड बो और रिवर्स बो। इन्वर्टेड बो और रिवर्स बो का मतलब यही है। इन्वर्टेड बो मीन्स दैट द फर्देस्ट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ द बोट इज अंडर वाटर। जो हमारी बोट की जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, पॉइंट है, उसको बो बोला जाता है। जो सबसे आगे वाला पॉइंट, नुकीला पॉइंट है, उसको बो बोलते हैं। सभी कोचेस को पता है, सभी बच्चों को पता है। जो पानी के अंदर रहता है, दस इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वाटर लाइन।
तो जब बोट चलती है तो वो वाटर लाइन की जैसे जैसे बोट चलेगी वाटर लाइन की लेंथ बढ़ाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ये लॉन्गर, ये जो इन्वर्टेड वो है, इसकी जो अभी सिनको मॉडल में हमारे पास नया मॉडल आया है, इसकी जो ऊपर आगे से चोंच है वो गोल है, बहुत लोगों के मन नहीं पता होगा। तो उसमें क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों डिजाइन किया गया, ऐसी इंजीनियरिंग ऐसा क्यों डिजाइन किया गया? ए लॉन्गर वाटर लाइन मीन्स दैट बेटर टॉप स्पीड। जो लंबी एक लाइन बनेगी, जो लंबी वाटर लाइन बनेगी, उसका मायने क्या है कि हमें एक बेहतर टॉप स्पीड मिलेगी, हम अपना टाइमिंग दे सकते हैं, अच्छी टॉप स्पीड पे जाएंगे, हमारी बोट जो है रिदम में अच्छी टॉप स्पीड पकड़ेगी। तो आल्सो देयर इज ए रिड्यूस बोयंसी एट द फ्रंट ऑफ द बोट। जो पानी की जो बोयंसी है, उछाल है, पानी का आगे से उछाल है, वो भी कम होता है रादर देन। तो दूसरी जो हमारे पास बोट्स थी, जो पुराने मॉडल की बोट्स थी, तो उसमें जो पानी का उछाल बनता था और इसमें जो पानी का उछाल बनता है वो कम बनता है, रिड्यूस है वो। तो उससे बहुत बड़ा फैक्टर है, वाटर रेजिस्टेंस में हमें बेनिफिट है, हमें वाटर रेजिस्टेंस कम करती है, तो हमारी बोट की टॉप स्पीड बढ़ती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, साथ साथ जो एग्जांपल हैं इंजीनियरिंग के किस तरीके से हम डिजाइन किए गए इक्विपमेंट हैं। अभी रिसेंटली ये सिनको मॉडल आया है, उसके बाद आगे और भी मॉडल्स जो इसके ऊपर रिसर्च जारी है, कैसे इस तरीके को इसको और फायदे के लिए और क्या इसमें चेंजेस किया जाए, तो रिसर्च कंटिन्यू रहती है। आगे आएगा सॉफ्टवेयर यूज इन स्पोर्ट्स। सॉफ्टवेयर का क्या यूज है स्पोर्ट्स में? तो सॉफ्टवेयर इज ए बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग अभी शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि जैसे कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, वो हम जैसे हम बात करते हैं ऐसे नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज रहती है वो बाइनरी कोड में रहती है। बाइनरी कोड इज बाइनरी नंबर 10110001, दिस इज कॉल्ड ए बाइनरी नंबर्स। तो उसकी जो कोडिंग रहती है वो इसी नंबर्स में रहती है। उसके अंदर कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे जो प्रोफेशनल है या जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं उनको पता होगा, जावा है, VB.NET है, PHP है। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो उनके पीछे कोडिंग रहती है, सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग रहती है। वो प्रोसेस है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम बनाया गया, उसका कोडिंग किया गया, जो उसको डिजाइन किया गया अच्छे फंक्शंस के लिए। अच्छा, आगे जो फंक्शंस करते हैं, हम कुछ भी फीड करते हैं तुरंत उसका आंसर मिल जाए, तो वो पीछे प्रोग्रामिंग चल रही है, उसके पीछे सारी प्रोग्रामिंग है। तो इसमें दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर रहते हैं मार्केट में, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर एंड पेड सॉफ्टवेयर। जो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें हम एप्लीकेशन में जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं, कोई भी फोटो एडिटिंग का हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी वीडियो कटर हम डाउनलोड करते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? इन द सेंस ये नहीं उसको पैसे नहीं लगे ना, वो बिल्कुल फ्री है। उसमें थोड़ा बहुत पैसा इस्तेमाल हुआ है, मगर वो अभी डेवलपमेंट के फेस में है। वो आपको इस्तेमाल करने के लिए मार्केट में लॉन्च किया गया, उसका परफॉर्मेंस देखा गया, तो धीरे धीरे फिर जो वो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो जो हमारे गूगल सर्च इंजन है, जो गूगल वाले हैं और दूसरे बंदे हैं, वो सब इसको पेमेंट करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी तो वो पे करेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अगर ज़्यादा पेमेंट वाला होगा, ज़्यादा कॉस्टली वो बना होगा, तो वो पेड सॉफ्टवेयर होगा। जो ज़्यादा कॉस्टली तरीके से बनाया गया होगा, जिसके अंदर बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, तो टाइम लगा होगा जिसका भी, तो उसको पेड सॉफ्टवेयर रहेगा। जो किसी के थ्रू बनाया होगा, बहुत रिसर्च हुई होगी, तो वो पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। जो हमको, जैसे हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, हम यूज करते हैं। एंटीवायरस मान लीजिए, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, तो वो पेड आता है, वो साल के लिए आता है। 1 साल के बाद उसको हम रिन्यू करना पड़ता है। हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पड़ता है, कोई वायरस डिटेक्ट कर, नेट चलाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, वेब सर्फिंग करते हैं, तो ये सब पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं कुछ इस तरह के। आगे एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर, हमारे पास सॉफ्टवेयर का क्या एडवांटेज है? डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड एनी टाइम। हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। MS वर्ड है, MS वर्ड में MS पावर पॉइंट है, MS ऑफिस है, MS एक्सेल है, हम जिसके जरिए अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। एंड रिट्राइव्ड एनी टाइम, जैसे हमारे IT डिपार्टमेंट के या हमारे ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, उनके पास जो भी रिकॉर्ड है, पहले हम बुक्स में लिखते थे, चेंज आया धीरे धीरे, तो हम इसको फ्लोपी चली थी उसके पहले, फ्लोपी के बाद CD आई थी, अभी हार्ड ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव आ गई। तो बिल्कुल हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो हम कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोपी इतनी बड़ी रहती थी,
सीडी इतनी बड़ी आई, सीडी को सीडी आज भी चल रही है हालांकि, मगर अभी उसका अपग्रेड वर्जन हमारे पास डीवीडी आया, उसमें ज़्यादा स्पेस था, सीडी में कम स्पेस था, रीराइटेबल डीवीडीज आई मार्केट में, पेन ड्राइव्स आई। तो हमारे पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल हैं जिनकी बहुत सारी जीबी रहती है। इंटरनल मेमोरी देखते हैं हम, सबसे पहले मोबाइल लेते हैं तो उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है, उसकी इंटरनल इतनी जीबी मेमोरी है। हम ज़्यादा स्पेस वाला ही प्रेफर करेंगे कि हमारे पास हमारा ज़्यादा डाटा स्टोर हो सके, तो हम कहीं भी उसको किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें, कहीं भी जान सकें। इट इज़ सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी। ये हमारे समय को, हमारी एनर्जी को, हमारे पैसे को, हमारी मनी को सेव करता है हर तरीके से। इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। जब हम कंटिन्यू काम करते हैं तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, वो टाइड अप हो जाता है। हर ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की यूनिक है और उसकी एक क्षमता है, एक लेवल है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का ब्रेन एक जैसा काम करे, तो उसकी एक क्षमता है, उसका एक बेरिंग लेवल है, वहाँ तक बेर कर पाएगा। उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं, अगर वो कंटिन्यू काम करेगा, कंटिन्यू 6-7 आवर्स 8 आवर्स काम करेगा, 9 आवर्स काम करेगा, 15 आवर्स काम करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15-16 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको नेचर ने जो माइंड दिया है उन्होंने उसको इस्तेमाल करना सीखा। हर इंसान एक जैसा नहीं सीख पाता, मगर जो हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए हम एक्यूरेट हैं। हम उसमें कोई दुविधा नहीं है, हम 2 और 2 डालेंगे वो 4 ही बताएगा। आज भी 4 बता रहा है, शाम को भी 4 बताएगा। तो अगर कंटिन्यू काम करते वक्त तभी बताएंगे, तभी वो 4 ही बताएगा। तो आगे आगे यूजर फ्रेंडली, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये यूजर फ्रेंडली है, इसमें कोई वो बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ हम इसको जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, इसको कोई भी कहीं पे बड़े इजी तरीके से सीख सकता है। मोबाइल किसी को कोई चलाना नहीं सिखाता, हम मोबाइल लेके आते हैं, वो भी एक हमारे पास टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, पार्ट है हमारा मोबाइल। कोई किसी को उसको अपडेट करना नहीं सिखाता, चाहे वो सब्जी वाला हो, कोई भी हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, वो उसको चलाना सीख जाता है। तो हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जानेंगे, पंगे लेंगे, वो चीज़ हमको बताएगी हमने कैसे उस चीज़ को चलाना है। गलतियाँ होंगी, एरर्स आएंगी, बट हम परफेक्शन होते जाएंगे, हम परफेक्ट होते जाएंगे उसमें। So sports software helps to increase the performance of an individual paddler or a team crew by using software। कहते हैं जो स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर हैं वो मददगार हैं हमारे स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, चाहे वो इंडिविजुअल के ऊपर हो, चाहे वो टीम क्रू। K4 हमारा इवेंट है, K2 हमारा इवेंट है, C2 है, तो चाहे वो क्रू इवेंट हो, सबके लिए जो है एक बहुत मददगार साबित होता है। किस तरीके से, कौन से तरीके से? मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो हमारी मोशंस को एनालाइज करता है, हमारे बॉडी के मोशंस को एनालाइज करता है। वीडियो एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो से हम जजमेंट कर सकते हैं। बायोमैकेनिकल एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है, हमारी जो मैंने बताया बायोमैकेनिकल, हमारे मैकेनिक्स, जो ह्यूमन बीइंग का मैकेनिक्स है वो कैसे काम कर रहा है, हर एक का मैकेनिक्स अलग है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए यूनिक पर्सनालिटी, उसका मैकेनिक्स अलग है, उसकी वॉकिंग का स्टाइल अलग रहेगा। इसी तरीके से हमारे पैडलर्स की हर एक की टेक्निक अलग है, उसका मैकेनिक्स अलग है। किसी की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ चेस्ट है, वो ब्रॉड है, किसी की नैरो है, किसी की मीडियम है, किसी की एल्बो जो अपना आर्म लेंथ है वो ज़्यादा है। तो हर एक वो मैकेनिक्स उस पर डिपेंड करता है आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो हम बायोमैकेनिकली वे से उसको, सॉफ्टवेयर के वे से उसको जान पाएंगे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो स्पोर्ट्स के हम इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आते हैं, जिससे हमारा काम बड़ा इजी वे से होता है। हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, कब क्या होगा, इतने समय पे ये होगा, ये इवेंट आएगा, इतने टाइमिंग इसकी ये रहेगी, हमारे ऑफिशियल्स आएंगे, गेस्ट आएंगे, तब क्या, सब मैनेजमेंट करेगा वो। कब हमारी अपना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टार्ट होगा, सब कुछ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए हम इजी वे से कर सकते हैं। हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। फिक्सचर सॉफ्टवेयर है, हम ड्रॉ डालते हैं, फिक्सचर डालते हैं, तो उसका एक सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, जिससे हम इजी वे से बस एंट्रीज डाली। अभी रामाकृष्ण सर ने अभी लेटेस्ट अपने छोटा सा एक्सेल में एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी में ही बहुत सारे लोग उलझ गए, उनसे नहीं बन पाया, उनको एंट्री भेजनी नहीं आई। सो हमें इससे नहीं, उससे क्या है कि हम इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये नहीं हमको आता नहीं है, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे तो इट इज वेरी इजी। सिर्फ इसको जानने की जरूरत है, आप इसको एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो इट इज ए वेरी इजी टू यूज। तो मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। मोशन इमेजिंग cooperation line of motion analysis software is capable of
integrating a variety of cameras and configuration, offering a complete solution for a capturing and analyzing paddling activities that occur on the field. जो भी हमारे जो मोशन एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है वो लाइनिंग के थ्रू, लाइन इमेज के थ्रू हमारे एनालाइज करता है, बॉडी को, हमारी मोशन को एनालाइज करता है। हमें वो लाइन इमेजेस दिखा देगा कौन सी लाइन में किस तरीके से हमारी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कैसे होना चाहिए, जो मोशन कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे हमने जो स्टडी किया है, जो भी पढ़ाई किया है, जो भी सही उसका एंगल है वो क्या रहना चाहिए, और हमारे एथलीट का क्या है, उस हम मोशन एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर से इसको जान पाएंगे। इन सिचुएशन वेयर फिजिकल मार्कर्स वुड इम्पेड नेचुरल मूवमेंट्स, जो हमारे नेचुरल मूवमेंट है, मैंने बताया एवरीवन इज यूनिक, हमारी एक नेचुरल मूवमेंट है, हमको उसी के ऊपर फोकस करना है। तो हम नेचुरल मूवमेंट को अगर हम टेक्निक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। हम किसी की टेक्निक को कॉपी करेंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो हमें अपनी टेक्निक के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर सबका अलग है। अपने जो हमारे नेचुरल मूवमेंट्स हैं, हमारी नेचुरल जो मूवमेंट रहेगी, हमको उसी को अपना टेक्निक में कन्वर्ट करना है, और उसी को अगर टेक्निक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो सभी एथलीट्स को इस बारे में पता होना चाहिए। तो अभी वीडियो दिखाऊंगा। इन दिस वीडियो बता रखा है कि द हैंड, हिप, नी एंड फुट मूवमेंट ऑफ कैक एंड कैनो पैडलर आर ट्रैक्ड ऑटोमेटिकली। कमेंट trials and velocity vectors provide visual and quantitative information for kinetic analysis। इस वीडियो में जो भी दिखाने जा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कैसे हमारे हाथ, हिप, घुटने, पाँव मूवमेंट, कैसे उसकी मूवमेंट है ड्यूरिंग पैडलिंग, और हम वो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है, और बताता है कि हमारे जो फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, वेलोसिटी हमारी बोट की क्या है, हमारी बॉडी की वेलोसिटी क्या है। सर इसकी वीडियो चलाना चाहता हूँ। हाँ चलाइए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल रही है सर? हाँ हाँ जी जी, आप इसमें देख सकते हैं वो बता रखा है फुली बर्ड, वो डिस्टेंस उसका अपना पॉइंट कहाँ पे है पैडल का, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कहाँ मिस्ड हुआ उसका अपॉर्चुनिटी। सर सॉरी, तो उसका देखिए, जब बताया उसने एंट्री पॉइंट, यहाँ पे उसका एंट्री पॉइंट है, उसका उसने उसी वक्त अपने आप कैप्चर कर लिया वीडियो में। जो सॉफ्टवेयर ने 136 डिग्री के ऊपर उसने मूव किया, जो वहाँ पे एंगल बना उसका। देखिए एंट्री पॉइंट कहाँ पे था, पुल करते वक्त फुली बर्ड के ऊपर कितना 101 डिग्री के ऊपर उसका पैडल अभी मूव कर गया। एंड उसके बाद अपने आप उसने सॉफ्टवेयर ने बताया मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि हम कहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी जो है मिस्ड की, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिस्ड हो गई कैच डालने के बाद। देन जब 90 डिग्री के ऊपर स्ट्रोक आया, एफिशिएंट स्ट्रोक फेस, ये हमारा एफिशिएंट स्ट्रोक फेस है। जो जब हमारा पैडल 90 डिग्री में कवर करता है तो ये हमारा एफिशिएंट फेस, जो ये फेस है बहुत एफिशिएंट रहता है। लेस एफिशिएंट स्ट्रोक फेस, जो जब हम एग्जिट के ऊपर जाते हैं तो जो पीछे वाला जो फेस रहता है वो हमारा लेस एफिशिएंट रहता है, उसमें उतनी हम पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितनी हम कैच डालने के बाद पावर इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी हम पावर स्ट्रोक उसके बाद अपना जो फेस निकल जाएगा उसके बाद नहीं कर सकते, एग्जिट के टाइम पे नहीं लगा सकते। इनएफिशिएंट स्ट्रोक फेस, बाद में बोला कि जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एफिशिएंसी ही नहीं है उस फेस में, जो हमारा बिल्कुल एग्जिट वाला पार्ट रहता है, जब हमारा पैडल जो है वो पानी से बाहर आ जाता है, हमारा ब्लेड जो है पानी से बाहर आने लगता है। ये बता रहा है आइडियल टॉप हैंड हाइट एंड आई लेवल, जो हम बताते हैं सभी कोचेस अपने पैडलर्स को बोलते हैं अपना बाजू को सीधा रखिए, अपना हाथ सीधा कीजिए, अपना एंकल सीधा कीजिए। तो ये सॉफ्टवेयर से हम एनालाइज कर सकते हैं अपने पैडलर को कि उसका जो आइडियल टॉप हैंड हाइट है वो कहाँ तक है। ये हिप रोटेशन के बारे में बता रहा है, हमारी हिप कितनी रोटेट कर रही है, कितने परसेंट उसका परसेंटेज निकाल के बता रहा है सारी।
ये रीच के बारे में बता रहा है कि हमारा जो रीच है वो कहाँ तक, हमारे पैडल की, हमारे ब्लेड की, हमारे हाथ की रीच कहाँ तक है, उसकी पूरी एनालाइजिंग बता देगा आपको कि हम हमारे पैडल की जो रीच है वो कहाँ तक जा रही है। साथ साथ उसके हाथ के जो ज्वाइंट्स हैं, देखिए उसके एल्बो के ज्वाइंट्स की डिग्री कहाँ तक मूव कर रहा है वो, उसके शोल्डर से लेके बिल्कुल रिस्ट तक। उसके नी का एंगल भी बता दिया, लेग ड्राइव कितना कर रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर हमारे पास था। आगे हम जानेंगे इसके बारे में। ये वीडियो अपना यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब से ही लिया गया वीडियो है। ये वीडियो एनालिसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो है वीडियो मोशन एनालिसिस इज टेक्निक यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वीडियो। जो वीडियो में मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे उसकी वो कैप्चर पिक्चर इमेज ले लेता है। वीडियो मोशन एनालिसिस इज यूज्ड बाय स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, athletes and coaches to gather information by using digital moving cameras and capture moving images, then using software which allows the captured images by analysis frame by frame। कि हम जो हमारे प्रोफेशनल कोचेज हैं, एथलीट्स हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं या करते हैं। हमारे जो अपना प्रोफेशनल्स हैं वो उसमें क्या करता है, जो कैमरा इमेज लेता है और उसको फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाता है कि उसमें हम फ्रेम बाय फ्रेम उसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम रिप्लेस देखते हैं, बार बार उसको रिप्ले करेंगे वीडियो को, स्पीड एक्सेलरेशन कैलकुलेशन करेंगे। अभी ये जो अपना आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ फ्रेम, उसमें क्या उसमें शो कर रखा है। देखिए जो ऊपर वाला फ्रेम है उसमें जो आगे वाला जो हमारा स्ट्रोकर है उसका जो पैडल का फेस है वो एंट्री पानी को टच कर चुका है, और जो उसके साथ पार्टनर है उसका पीछे वाला पार्टनर जो है वो अभी अभी उसको टच भी नहीं किया, वो उस फेस में नहीं आया। तो ये और नीचे वाले फ्रेम में देखो जो पीछे वाला पैडलर है उसने पहले एग्जिट कर दिया, उसका अर्ली एग्जिट हो गया, और जो हमारा स्ट्रोकर है उसका एग्जिट अभी नहीं हुआ, वो अभी पानी, उसका जो ब्लेड अभी पानी में ही है, टच है। तो इस तरीके से हम वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी है। आई थिंक ये अपना किसी साइट पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो अगर छोटे मोटे लेवल पे, नोट हाई ग्रेड लेवल, छोटे मोटे लेवल पे हमें को मोबाइल ऐप्स में भी ये मिल सकता है। तो बायोमैकेनिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा टाइम की कमी की वजह से। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज ए क्वांटिटेटिव बेस्ड स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ प्रोफेशनल एथलीट्स। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी of structures and functions of biological system by means of the methods of mechanics, the branch of physics involved analyzing the actions of forces। ये इसका मतलब क्या है, मैंने पहले बताया बायोमैकेनिकल क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का मैकेनिक्स कैसे काम करता है, उसके अंदर जो सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम, उसमें क्या चेंज आती है, वो कैसे वो फिजिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा फिजिक्स की ब्रांच को, भौतिक विज्ञान की ब्रांच को इस्तेमाल करेंगे। तो उससे हम कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर जनरेट हो रही हैं, कौन से एक्शन में कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है वो जानेंगे। उस कौन से प्लेन में वो पैडलिंग कर रहा है, जो उस फेस में कौन से एक्सिस में कौन सा प्लेन में वो उसकी अपना जो बोलेंगे उसको के टेक्निक है वो यूज हो रही है। जनरली द प्राइमरी गोल्स ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस बाय आइडेंटिफाइंग एंड अप्लाइंग ऑप्टिमल टेक्निक, प्रिवेंट इंजरी एंड स्पीड अप रिकवरी। जनरली बोलता है हम इसमें क्या है, एथलेटिक परफॉर्मेंस की, हमारे पैडलर की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए उसकी टेक्निक में कैसे अपग्रेडेशन की जाए, तब हम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इंजरी से बचा जाएगा, अगर हमारी टेक्निक सही होगी तो हमें इंजरी नहीं आएगी। बहुत बार होता है रिस्ट इंजरी हो जाती है, एथलीट को शोल्डर इंजरी हो जाती है, क्योंकि वो अप शोल्डर करके पुल करेंगे, एथलीट को पता नहीं चलता। हम रिदम में प्रैक्टिस करते हैं तो हमको नहीं महसूस होता। एज ए एथलीट मुझे भी जब हम करते थे हमको भी नहीं पता चलता था, मगर जो हमारे कोचेस थे हमको बताते थे हाँ यहाँ पे इस चीज़ में आपके मिस्टेक है, तो फिर पता चलता था हाँ शोल्डर में पेन क्यों हो रहा है, रिस्ट में पेन, क्योंकि हाँ टेक्निक में वाकई में गलती रहती है, तो उसको हम इंजरी से बच सकते हैं। स्पीड अप रिकवरी, हमारी जो रिकवरी स्पीड है वो बढ़ जाएगी अगर हम सही टेक्निक से काम करेंगे। एक छोटा सा क्लिप और देखेंगे। ये बायोमैकेनिक्स कैमरे हैं, ये बायोमैकेनिक्स कैमरे हैं, ये लैब टेस्टिंग है, उसमें हम 3D 2D के जरिए हम इसको 3D के जरिए स्क्रीन के ऊपर एनालाइज करते हैं। ये देखिए वो अपना उस पर सॉफ्टवेयर के ऊपर 3D ये सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं IKCA के सेक्रेटरी जनरल सर को रिक्वेस्ट करूंगा, वो साई के साथ बातचीत करके, साई को रिक्वेस्ट करूंगा उनसे बात करके हमारी स्पोर्ट्स के लिए भी, बहुत सारी स्पोर्ट्स में ये चीज़ आज एथलेटिक्स में यूज हो रहे हैं,
सब में जो हमारी स्पोर्ट्स के लिए भी ऐसी फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हम जो हमारे हायर लेवल इंटरनेशनल पैडलर्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड लेवल पैडलर्स हैं, उनको हम इस टेक्निक का फ़ायदा मिल सके और हम उनको उनकी जो भी छोटी मोटी एरर्स हैं हम दूर कर सकें, ताकि हमारी परफॉर्मेंस में फ़ायदा हो। ये देखिए, तो इस तरीके से ही कंटिन्यूटी लैब टेस्टिंग के जरिए हम टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत आगे तक हमारी परफॉर्मेंस को बहुत अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे पैडलर्स में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे कोचेस में भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। बस अगर हम थोड़ा सा उसको जानकारी रखें, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ज़रूर हम कामयाब होंगे अपने टारगेट में। ये भी यूट्यूब से लिया गया वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ताकि हमें पता चल सके एक्चुअली बायोमैकेनिक्स एनालिसिस होता क्या है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, छोटे सॉफ्ट जो हैं हमारे नेट पे हम सर्च कर सकते हैं, ये उसका लिंक दिया हुआ है इसमें, ये आपको सबको अवेलेबल हो जाएगा। नीचे सॉफ्टवेयर है जो हमें मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, हमारे मोबाइल जो ऐप रहता है उस पर अवेलेबल है। किन्सियोलॉजी सॉफ्टवेयर, मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, मूवमेंट ऑफ एथलीट जान सकते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बायोमैकेनिक्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल ऐप पे है। तो ये जो 5 दिए गए हैं, 5 जो है मोबाइल ऐप के हैं, और ऊपर 5 जो आप बाद में आप इस पीपीटी से देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इन कैकिंग एंड कैनोइंग। Technology like heart rate monitoring belts, smart fitness bands, GPS watches, other pieces of modern technology have an impact of cano sprint. जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से हमारे ट्रैकिंग करने में यूज होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जीपीएस वॉच मिलती है, जीपीएस वॉच से हम अपनी हार्ट रेट जान सकते हैं, अपने जो हमारी पैडलिंग का डिस्टेंस है हम उसको जान सकते हैं। अगर हम हमारी जो ट्रेनिंग है वो सही तरीके से जा रही है नहीं जा रही, कॉस्टली है, जीपीएस वॉचेस कॉस्टली है, मगर हम बेसिक लेवल पे जो हमारे पास हार्ट रेट बेल्ट्स हमको मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर हम जाएंगे वो 3000 2000 तक अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि अगर हम जाएंगे अपना डिकैथलॉन जाएंगे वहाँ पे अवेलेबल हैं। हम छोटे लेवल पे क्लब लेवल पैडलर्स के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, हमको एक एक्यूरेट उनकी हार्ट रेट, कोई भी एथलीट अगर वर्कआउट खत्म करता है तो एक्यूरेट हार्ट रेट नहीं ले पाएगा। अगर उसने वो बेल्ट लगा रखी होगी, उसके पास वो बैंड होगा, तो उससे वो एक्यूरेट हार्ट रेट जान सकेगा अपने कि मेरी एक्यूरेट हार्ट रेट क्या है, मेरा रिकवरी रेट क्या आ रहा है। तो इट इज द नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, द लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क मोर एफिशिएंटली। ये इसके बेनिफिट्स हैं, द लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क मोर एफिशिएंटली। जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल करके हमारे रिजल्ट अच्छे रह सकते हैं। पैडलर अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन, पैडलर अपनी ट्रेनिंग को और कंपटीशन को इंप्रूव कर सकता है। एनहांस द ओवरऑल परफॉर्मेंस। बेनिफिट्स फॉर हार्ट रेट बेल्ट। ए हार्ट रेट मॉनिटर इज ए फैंटास्टिक टूल गिविंग यू क्लियर इंडिकेशन एंड evaluation ऑफ द कंडीशन ऑफ योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय, वो कैसे काम कर रहा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है। इस तरह की बहुत सारे बेल्ट्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत सारे, एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है, जो भी चीप रेट में लगती है, आप उसको ले सकते हो उसके फीचर्स जान के। यूजिंग हार्ट रेट मॉनिटर कैन बी योर पर्सनल कोच, कि ये आपका एक पर्सनल कोच भी है, जो हार्ट रेट बेल्ट आपका पर्सनल कोच भी है। हार्ट रेट अलोंग विद योर परसीव्ड एक्सर्शन रेट कैन टेल यू इफ यू नीड टू अप योर इंटेंसिटी। वो आपको बताती है, परसीव करती है आपको कि आप अभी और कर सकते हो, आपकी क्षमता है। हमने फार्मूला उस दिन रामा सर ने बताया 220 माइनस हम एज अपना फार्मूला इस्तेमाल करके हम अपना मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल सकते हैं। तो हम उससे परसीव कर सकते हैं, हमारा जो एक्सर्शन रेट है वो बता सकता है कि हम अभी कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर हार्ट रेट बेल्ट लगी रहेगी, हमारे पास उसकी वॉच रहती है, हम देख सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट अभी यहाँ पे चल रहा है, हम और अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम और अप जा सकते हैं। तो ये एक पर्सनल कोच का भी काम करती है। Provide information about your heart ability to recover and more info for the condition of your cardiac system also indicates enhanced cardiovascular capacity। कहने का भाव क्या है इसका, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है रिकवरी रेट, कि हमारा रिकवरी रेट कैसा है। अगर हम 1 मिनट के अंदर 120 के अंदर आता है, नीचे आ जाता है, तो हमारा रिकवरी रेट अच्छा है। हम ऐसे जज नहीं कर पाते, बहुत बार मिस हो जाती है। अगर हम ऐसे लेते हैं, हम कार्डियक वेन से लेंगे तो मिस हो जाती है।
तो हम नहीं काउंट कर पाते। जो एक एथलीट कंटिन्यू प्रैक्टिस में कर रहा है वो नहीं काउंट कर पाएगा, वो मिस कर देगा, उसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर पाएगा। तो इससे हम एक्यूरेशन लेके आ सकते हैं इसके जरिए कि हमारी जो हार्ट रेट लेने की एबिलिटी है, हमारा रिकवरी रेट कितना अच्छा जा रहा है, हमारे कार्डियो सिस्टम कितना इंप्रूव कर रहा है, पहले कितना आया था, अभी 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद, 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद कितना आ गया, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीपीएस डिवाइस। अब जीपीएस डिवाइस की क्या बेनिफिट्स हैं? इट इज हेल्प यू टू नो एग्जैक्टली हाउ योर ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन इन बिल्ट, क्योंकि जो हार्ट रेट बेल्ट है उसमें जीपीएस वाला फंक्शन नहीं रहता, उसमें जीपीएस वाला फंक्शन नहीं रहता, जीपीएस का फंक्शन डिफरेंट है। हार्ट रेट बेल्ट एक हम, मैंने बताया क्लब लेवल के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, मगर जो हमारे एथलीट्स हैं वो जीपीएस, जो हमारे इंटरनेशनल पैडलर्स हैं वो जीपीएस वॉच का इस्तेमाल करेंगे। हर एक पैडलर के पास अपनी पर्सनल वॉच होनी चाहिए, उससे क्या रहेगा, हर क्रू के पास होनी चाहिए, एक बोर्ड पर्सनल बोर्ड पे लगी हो। इट हेल्प्स यू नो एग्जैक्टली हाउ योर ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, हमारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। इन बिल्ट जीपीएस पर जो सेंसर है रिकॉर्ड योर पेस, हमारा पेस रेट रिकॉर्ड करता है, डिस्टेंस कितना हमने कवर किया वो रिकॉर्ड करता है, टाइम कितना लिया, हमारे कैलोरीज कितना बर्न हुआ। यू कैन अल्टर द डिस्प्ले, आपकी जो उसका डिस्प्ले है उसके ऊपर शो हो जाता है पूरे ट्रेनिंग सेशन के ड्यूरिंग हमने क्या क्या किया। यू कैन मेजर योर डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच रेपिटेशन ड्यूरिंग इंटरवल ट्रेनिंग, हमारा इंटरवल ट्रेनिंग पार्ट चलता है। इंटरवल ट्रेनिंग के ड्यूरिंग हमने हमारे रेपिटेशन पार्ट रहते हैं, हमारे मान लो बोला हाँ जी आज 5 सेट हैं, तो 5 सेट में हम बोलेंगे हम 5 सेट में हर रेपिटेशन में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले में कितना किया, सेकंड में कितना किया, तो उसमें पता चलेगा हमारा फटीक लेवल क्या है, हम कहाँ पे थक रहे हैं, हमारा एथलीट कहाँ पे थक रहा है, या एथलीट को खुद समझ में आ जाएगा मैं कहाँ पे वीक हूँ, मैं कितने मिनट के बाद वीक हो जाता हूँ, उसको अपनी वीकनेस समझ में आएगी। इट इज लाइकली एनी गुड ट्रेनिंग पार्टनर, इट्स मोटिवेट्स you to get out there and keep going, pushing you to exceed your performance on previous day। ये एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, मोटिवेटर है, जो आपको बताता रहता है कल इतना किया था हमने, हमको याद रहेगा, तो ये आपको बताएगा आज इससे बढ़िया करना है, आज इससे बेहतर करना है, तो आपकी हमारी परफॉर्मेंस में ये अपग्रेडेशन होती रहेगी। measure your calories burn against your calorie intake can help with body weight management and the accuracy of nutrition, कि ये हमारे जो कितनी कैलोरीज बर्न हुआ, हमने कितना इंटेक लेना है कैलोरीज का, हमको उसकी एक्यूरेसी बता देगा कि हमारे इतनी कैलोरीज बर्न किया है, हमको इतना वेट, हमारा वेट मैनेजमेंट रहेगा, हमारा वेट प्रॉपर रहेगा, हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़िया रहेगा। वेयरेबल कंप्यूटर, वेयरेबल कंप्यूटर क्या है? द बेस्ट स्पोर्ट्स इनोवेशन एवर, सिंथेटिक फाइबर, ड्राई फास्ट, एंटी माइक्रोबल, वाटर और विंड रेजिस्टेंस एंड स्वेट सॉफ्ट कॉटन। ये एक तरह की डिवाइस तैयार की गई है, आई थिंक सो ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये एक डिवाइस है जिसमें जिस सिंथेटिक फाइबर्स का बना हुआ है वो जल्दी सूख जाता है, जो इसमें छोटे जीवाणुज हैं वो नहीं आते, एंटी माइक्रोबाइल है, जो छोटे तरह किसी तरह के भी जीव हैं जो इनविजिबल, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक वे से देखते हैं, वो उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इसमें से वेव्स निकलती हैं, रेस निकलती हैं। वाटर और विंड रेजिस्टेंस है ये, एंड स्वेट सोक, पसीना सोख लेता है, तो वैसा कॉटन लगा हुआ है इसके अंदर। तो स्मार्ट क्लोथिंग दैट यूज एम्बेडेड माइक्रोस्कोपिक सेंसर एंड वायरलेस नेटवर्क, ये एक वायरलेस नेटवर्क है, कोच के पास बाहर रहता है, एथलीट इसको वेयर करता है, पहनता है, जाता है, अपना ट्रेनिंग करता है, तो जो मॉनिटर जो उसका हमारे पास इसका रहता है कंट्रोल करने वाला कोच के पास, वो उसको अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर पे देख सकता है एथलीट हार्ट रेट क्या चल रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, हाइड्रेशन लेवल कितना है उसका, और बहुत सारी चीजें इसके द्वारा हम जान सकते हैं वेयरेबल कंप्यूटर के द्वारा। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो इसमें पीपल्स इन्वॉल्व रहते हैं, कैमरामैन, कमेंटेटर्स एंड अनाउंसर्स, आईटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, इनकी ये जॉब रहती है। कैमरामैन कैप्चर्स द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रेस, फॉलो द रेस, ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी चैनल्स एंड एज वेल एज फिनिश द टाइम of the race for fair judgments by using technology. Photo finish system is also managed. Commentators and announcers use update technology during the broadcast. हमारे announcers रहते हैं competition में, announce करते रहते हैं। अभी ये इवेंट आ गया, पूरे का पूरे कंपटीशन का जो हाले बयां है वो बयान करते हैं हमारे अपना अभी फील्ड में जो हमारे राजू जी हैं, महेश विश्वकर्मा जी हैं, सभी अनाउंसर्स रहते हैं हमारे नेशनल चैंपियनशिप में, सभी को पता होगा। वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फोटो फिनिश स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हमारे रहते हैं, अपना कैमरामैन रहता है, फिनिशिंग पॉइंट पे रहता है हमारा आईटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रामा सर हैं, भावना जी हैं,
हिमांशु रहता है हमारा IKC के जो ऑफिस स्टाफ है, तो वो सारा IT कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो तुरंत हमको रिजल्ट बना के देता है, तुरंत हमारे पास रिजल्ट आते हैं। जैसे ही इवेंट खत्म हुआ उसका तुरंत हमारे पास रिजल्ट थ्रू IT, ये सब कुछ IT के थ्रू हो रहा है। एडवांसमेंट इन कोचिंग, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग वेरेबल टेक्नोलॉजी हैज मेड ट्रेनिंग एथलीट मच मोर कॉम्प्रहेंसिव। जो वेरेबल टेक्नोलॉजी है, वेरेबल टेक्नोलॉजी बताया मैंने, रिस्ट बैंड्स हैं, GPS वॉच है, वेरेबल कंप्यूटर, ये सारी वेरेबल जिसको हम पहन के हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, हार्ट रेट बेल्ट्स है, तो ये एथलीट के लिए मोर कॉम्प्रहेंसिव, अच्छे कंपटीशन के लिए अच्छे, हमके फायदे के लिए। कोचेज आर एबल टू सी हाउ टू हार्ड पैडलर्स वर्किंग, कोचेज जान सकते हैं कि हमारे पैडलर ने कितना हार्ड वर्क किया, वेयर दे आर इन टर्म्स द फिजिकल गोल्स एंड विच वर्कआउट्स आर द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर देम, कोचेज जान सकते हैं उनके लिए कौन सा वर्कआउट बहुत बेनिफिशियल है, उसकी क्षमता क्या है, कहाँ तक बढ़ानी है, तो कोचेज बहुत अच्छे तरीके से अपने ट्रेनिंग को जान सकते हैं। कम्युनिकेशन, कोचेज आर द बेटर एबल टू कम्युनिकेट विद एवरीवन इन देयर टीम एंड मोमेंट्स नोटिस which can aid and variety of different ways from training to practice to meetings. With better communication comes more accurate expectations, faster result and winning outcomes. हमारे जो कोचेज हैं वो अपने टीम के साथ बड़े शॉर्ट तरीके से, बड़े कम समय में कॉल करके उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज आल्सो टेक्नोलॉजी। तो बैठे बैठे हम कोचेज ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने प्लेयर्स को, मीटिंग कर सकते हैं उनके साथ, बातचीत करके अच्छे नतीजे ला सकते हैं, किसी की जो प्रॉब्लम का सलूशन है जल्दी हम हल कर सकते हैं, टाइम का जो वेस्ट किए बिना हम टाइम को, तो अच्छे नतीजे हमारे पास, जो हमारे विनिंग आउटकम्स हैं वो जल्दी निकल के आएंगे। डाटा एनालिसिस जो है, इसमें डाटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी इन कैनो स्प्रिंट इज मेड डाटा कलेक्शन into a extremely important and exclusive aspect that is important players and coaches alike। जो हमारे पास डाटा कलेक्शन रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि पहले समय में एक पार्टिसिपेंट ने उस साल में क्या परफॉर्मेंस दिया था, तो सारा डाटा हमारे पास सेव रहेगा। ये कोचेस को कभी भी चाहिए वो मिल जाता है, निकाल उसी वक्त हम निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से हमारे पास सेव रहता है, बैकअप में रहता है। एवरी ट्रेनिंग सेशंस and competitions races now has the ability to record it for coaches to detect the performance their opponent performance। बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए ये हम हर रेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमारे प्लेयर में और दूसरों के प्लेयर में कितना अंतर है, हमारे प्लेयर्स में दूसरों के एथलीट्स में कितना अंतर है, हमारा प्लेयर कहाँ पे वीक है, दूसरे का प्लेयर कहाँ पे अच्छा है, तो हमें कहाँ वर्क करना है। कोचेस कैन एनालाइज ईच पैडलर्स फ्रॉम मिस्टेक्स एंड बिग विंस टू सी व्हाट नीड्स वर्क एंड व्हाट वर्क्स वेल। कोचेस इसको एनालाइज कर सकते हैं, पैडलर ने मैंने बताया हमारी गलतियाँ, हमें कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, किस फेस में काम करने की ज़रूरत है, हमारा पैडलर स्टार्टिंग फेस में अच्छा है, मिडिल फेस में अच्छा है या फिनिशिंग फेस में अच्छा है, हम इसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बहुत इजीली वैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कोचिंग इज ए स्ट्रेसफुल, कोचिंग एक स्ट्रेसफुल जॉब है। नो मैटर, ये मैटर नहीं करता विच लेवल यू आर कोचिंग, आप किस लेवल को कोचिंग कर रहे हो, विच डिसिप्लिन यू आर कोचिंग, आप किस डिसिप्लिन को कोचिंग कर रहे हो, मतलब कौन से इवेंट को, आप स्लालम में हो, ड्रैगन में हो, कैनो स्प्रिंट में हो, फुटबॉल, किसी भी बताया गया है। तो कोचिंग इज ए ऑलवेज स्ट्रेसफुल जॉब। हाउ लॉन्ग यू कैन बी कोचिंग, आप कितने लंबे समय से कोचिंग दे रहे हो, तो ये चीज़ उसकी एडवांसमेंट, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द डिफिकल्टीज ऑफ कोचिंग, टेक्नोलॉजी इज देयर टू मेक देयर जॉब ईजियर, कोचिंग जॉब को ईजी बनाते हैं। कोच कैन ट्रेन प्लेयर्स बेटर एंड कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, अपने प्लेयर को अच्छा बना सकते हैं, उनके साथ अच्छा संवाद कर सकते हैं, सही तरीके से संवाद कर सकते हैं। ट्रस्ट वीडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। एंड यूटिलाइज डाटा एनालिटिक टू अंडरस्टैंड देयर टीम, जो हमारा डाटा एनालिटिक है उससे हम अपनी टीम को बेहतर समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं अपने टीम के बारे में, हमारे टीम के एथलीट्स कैसे हैं, उनका लेवल क्या है। Technology has affected coaching in many different small ways, and all of those small changes have come together to create a completely different coaching culture benefiting coaches and the players। जो टेक्नोलॉजी है वो कोचिंग फील्ड में बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में, हमें पार्ट्स में, बहुत सारी अच्छी चीज़ों में हमें बढ़ावा देती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। चाहे ये चीज़ें छोटी हैं मगर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, कोचेस के लिए, प्लेयर के लिए, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर के लिए।
हमारे कंपटीशन कल्चर के लिए इट इज़ ए वेरी नीडफुल। अभी कंक्लूडिंग पार्ट है। IT technology helps to perform the events in fair manner as it produce accurate result without any biases। जो IT टेक्नोलॉजी है वो मददगार है हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है उसको प्रोड्यूस करने में बिना किसी पक्षपात के। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एज वेल एज कोचिंग। हमारे ट्रेनिंग को और कोचिंग को क्वालिटी को इम्प्रूव करती जाती है। इट सपोर्ट टू अचीव यूर रिक्वायर्ड गोल एज प्रोवाइड कंट्रोल ट्रेनिंग। ये हमारे गोल्स को अचीव करने में मददगार है और कंटिन्यू हमें ट्रेनिंग करने के लिए मददगार साबित होती है, हम प्रदान करती रहती है, कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रदान करती है हमको। रिकॉर्डेड स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज टू रिसर्च पर्पस टू इन्वेंट न्यू स्ट्रेटजीज टू सेट न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूचर। जो हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं, कितना टाइमिंग आया, अभी क्या स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में, किस एथलीट ने कितना टाइमिंग दिया, उसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है कि नई इन्वेंशन के लिए स्पोर्ट्स के अंदर डिज़ाइन कैसे किया जाए और इक्विपमेंट में क्या चेंजेस की जाएं जिससे और बेटर रिजल्ट आ सकें। हमारे जो फैक्टर्स हैं, विंड रेजिस्टेंस है, अपना वाटर रेजिस्टेंस है, उसको हम कैसे और डाउन के और कम करें ताकि ऐसा डिज़ाइन तैयार करें उसको और मदद मिले हमको और हम अच्छे टाइमिंग और बेहतर टाइमिंग दे सके। उसके ऊपर रिसर्च जो है कंटिन्यू फ्यूचर्स में जारी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आई थैंक्स वेरी मच। दिस इज़ ए एंड ऑफ माई लेक्चर। देन सॉरी टू से कि थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट ज़्यादा ले गया। थैंक यू सो मच। आई एम ऑडिबल सर? Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. For your lecture. I think you have covered very well. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yeah. Now we can proceed with the question and answer, sir. Yeah, sure, sir. Yeah. Participants, please ask your question in chat box. So these are the broader things which we need to discuss and finally, especially we would like to get the input from the faculty. Sir, you can check the chat box also. And the delivery. And Yes, sir. what are the areas where each faculty is competent or feel like they can look into and they can take care of. And also we Thank have you so much, sir. Thank you so much. of very brilliant professionals with us Sir, who have very successfully undertaken the Participants, please ask question if you have any doubt. for the education program from this center. So they will be how we know the hydration level of our athletes is accurate? Okay, ये निश्चय सिंह जी का क्वेश्चन आया है, हाउ वी नो द हाइड्रेशन लेवल ऑफ अवर एथलीट्स। ये इसके रिलेटेड नहीं है मगर फिर भी इसका आंसर देता हूँ कि हम थ्रू यूरिन टेस्ट, हमारा एक यूरिन टेस्ट होता है, वो आप अगर नेट से भी सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसका जो कलर रहता है हमारे यूरिन का, हमारे जो यूरिन का कलर रहता है उसमें चेंजेस रहता है, तो उसका लेवल बता रखा है। अगर वो हमारा जो पील येलो कलर है वो ही एक गुड हाइड्रेशन लेवल है हमारा। अगर उसके डार्क रहता है, डार्क कलर रहेगा हमारे यूरिन का, तो वो हम हाइड्रेट नहीं है, हमें पानी की जरूरत है, हमें किसी चीज की जरूरत है, तो हम उसके जरिए इसको जान सकते हैं। वो आप अगर नेट से सर्च करोगे हमारा, उसको वहाँ पे अपना लिखते हैं ना हाइड्रेशन टेस्ट फॉर यूरिन टेस्ट, तो आपको वो पूरा का पूरा चार्ट बता देगा, सामने आपके रख देगा। क्योंकि वेरी इजी है हमारे लिए, सबके लिए, एथलीट्स के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो हर एथलीट है वो अपने आप इसको जान सकता है कि मेरा यूरिन का कलर कैसा है, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। इंडिया में VO2 मैक्स टेस्ट कैसे चेक कर सकते हैं? ओके, जो VO2 मैक्स है, नितिन बिष्टी का आंसर आया राजस्थान से। इन्होंने पूछा है कि हम VO2 मैक्स कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक टेस्ट है जो हम मशीन के ऊपर तो हमारे पास रहता है, एक बायोमीटर रहता है, हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। 1 मिनट हमको पैडलिंग करना रहता है, उसके बाद हम अपना हार्ट रेट चेक करते हैं, उसके प्रोसेस हैं। और एक फिजिकल हार्ट टेस्ट रहता है,
आप उसको भी सर्च करोगे नेट के ऊपर, फिजिकल हार्वर्ड टेस्ट का नाम का टेस्ट रहता है, उसमें एक बेंच रहता है, उसके ऊपर हम कंटिन्यू 3 मिनट्स अप डाउन करते हैं, उसके बाद जो हमारा हार्ट रेट रहता है तो हम अपने VO2 मैक्स को उसके थ्रू हम जान सकते हैं। ये एक अपना कह लो कि ओल्ड फॉर्म है इसको जानने की, VO2 मैक्स को। अभी रिसेंटली हम टेक्नोलॉजी के जरिए भी इसको जान सकते हैं, मगर ऐसी जो अभी जो मशीन है इंडिया में मे बी कैकिंग कैनोइंग के लिए अवेलेबल नहीं है, आई थिंक सो। बट क्योंकि वो अर्गोमीटर के ऊपर हम बैठ के, हमारे ऊपर डिवाइस लगती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे ऊपर मीटर्स लगते हैं, वायर्स लगती हैं, उसके बाद हम उसको जान सकते हैं। तो इस मगर जो हमारा ओल्ड वे है, फिजिकल हार्वर्ड टेस्ट के नाम से आप डालोगे, सर्च करोगे गूगल सर्च इंजन पे, तो आपको VO2 मैक्स का बहुत अच्छा चार्ट मिल जाएगा। थैंक यू सर। मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर को वीडियो बनाकर देख सकते हैं, जहाँ फिर उसे बोट में सेट किया जाता है। एक्चुअली क्या है, ये जो मोशन एनालिसिस है इसको हम वीडियो बना के ही देखते हैं। इसको वीडियो बनाएंगे, इसका वीडियो हम कैप्चर करेंगे, पूरा वीडियो बना के लेके आएंगे, उसको हम उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे हमारे एथलीट की कहाँ पे मिस्टेक है। बोट में ऐसा सॉफ्टवेयर के अपना वीडियो जो मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर वो सेट नहीं होता। Excellent lecture, sir. PPT, nice, created. Thank you, sir. Thank you so much. More technology not available in India. जी, ये Oppo A37 है, नेम नहीं है इनका, जिन्होंने बोला है मोर टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल इन इंडिया। यस, मोर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, मगर हमारे पास जो फॉर्म्स में अवेलेबल है, इवन मैंने बताया पहले भी कि ये बहुत कॉस्टली है, और इसको हायर करना इट इज़ ए नॉट ए इजी वे। थ्रू हम गवर्नमेंट, थ्रू हम IKCA फेडरेशन के सेक्रेटरी सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमारे एथलीट्स के लिए, इंटरनेशनल पैडलर्स के हमारे हैं, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए, इसकी जो हम इसका फायदा ले सकें। बट जो छोटे लेवल पे टेक्नोलॉजी या हार्ट रेट्स बेल्ट्स मिलती हैं जो डेकैथलॉन में अवेलेबल हैं, 3,000 पे हम एक मोबाइल लेते हैं 5-10 हज़ार का, तो हम एक प्लेयर को 3,000 रुपया 4,000 रुपया खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ट रेट बेल्ट लेना, उसके थ्रू हम अपना कुछ तो लेवल मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू। विच क्लास ऑफ लीवर यूजिंग एंड कैनो। देखिए कैक एंड कैनो में इन्होंने बोला है कौन सा लीवर यूज करते हैं, तो हमारी जो बॉडी में है, अपना जगजीवन सिंह जी ने, जूनियर कोच ने पूछा है, तो सेकंड टाइप ऑफ जो लीवर है हमारी बॉडी में, वो काइंड ऑफ लीवर है वो यूज रहते हैं। हमारे हिंज ज्वाइंट यूज रहता है, हमारा जो मेन हिंज ज्वाइंट है हमारी बॉडी का, सेकंड टाइप ऑफ लीवर यूज रहता है। ठीक है, हमारा हिप रोटेट करता है, हमारा नी का मोशन चलता है, मगर जो हमारा मेन पार्ट रहता है वो हमारा हिप रोटेशन का और अपर बॉडी रोटेशन का रहता है, तो हमारी जो एल्बो का रहता है, इसमें हम सेकंड टाइप ऑफ लीवर यूज करते हैं। तो कहीं कहीं हमारी बॉडी में इसके अपना थर्ड टाइप ऑफ लीवर भी यूज होता है। तो वो फलक्रम आपका क्या है, इस बड़ा शॉर्ट फॉर्म है, लीवर्स की बहुत शॉर्ट फॉर्म है, FWP, द लीवर्स 3। FWP अगर फलक्रम जो है वो सेंटर में तो फर्स्ट क्लास लीवर रहेगा, अगर वेट सेंटर में है तो सेकंड क्लास लीवर रहेगा, अगर आपका प्रेशर सेंटर में है तो वो आपका थर्ड क्लास लीवर रहेगा। तो शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट सी डेफिनेशन है इसकी। FWP को याद रखिए, आपको लीवर्स का समझ में आ जाएगा हम किस तरीके से लीवर्स को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। बीप टेस्ट इज गुड फॉर VO2 मैक्स, निश्चय सिंह चौहान। बीप टेस्ट गुड है, बीप टेस्ट में, मगर हम बीप टेस्ट में हम इसको अगर लेंगे तो वो भी हार्ट रेट के ऊपर ही लिया जाता है। बीप टेस्ट VO2 मैक्स के लिए लेते हैं, मगर वो भी हार्ट रेट के ऊपर ही है मेंटेन। जो हार्वर्ड टेस्ट है, फिजिकल हार्वर्ड टेस्ट है, वो इसका एक्यूरेशन पार्ट क्या है कि हम उसको प्लेयर की जो क्षमता है वो अपने आप छोड़ देगा। तो इसमें क्या है, प्लेयर का जो हमने देखा है वो डिस्टेंस कवर नहीं करता, वो बीच में कहीं ना कहीं कट मारता रहता है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। प्लेयर जो है, जो अपना बीप टेस्ट में जो हम उसको रन करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें वो कट मारता है, छोट कहीं ना कहीं वो अपना उसमें कट मारने की कोशिश करता है, तो वो उसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पे फिजिकल हार्वर्ड टेस्ट में क्या रहता है, उसमें एक डिफरेंस है, जब वो बेंच के ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, तो उसका एक जब लिमिटेड पॉइंट आएगा, उसका एक एक्सट्रीम पॉइंट आएगा, जब वो बिल्कुल टायर्ड हो जाएगा तो वो अपने आप छोड़ देगा। उसके बाद उसका लेग जो है वो मूव ही नहीं करेगा, अपवर्ड के लिए मूव ही नहीं करेगा। इज देयर एनी पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ कैकिंग एंड कैनोइंग इन द वर्ल्ड? सर, पर्टिकुलर टेक्निक कैकिंग कैनोइंग की कुछ नहीं है, कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हर एक टेक्निक जो है वो हर एक
एथलीट की अलग टेक्निक है। महेश विश्वकर्मा से कब अच्छा ये क्वेश्चन आया है। हर एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसकी टेक्निक अलग है, उसका स्टाइल अलग है हर एक पैडलर का। बट जो हमारे फेस, उसके फेस रहते हैं जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, हमारा जो स्ट्रोक है उसका कैच कैसा होना चाहिए, उसका पुल ड्राइव कैसा होना चाहिए, उसका एग्जिट कैसा होना चाहिए, ये उस पर बेस करता है। तो वो डिपेंड करेगा उसकी बॉडी की हाइट के ऊपर, उसकी चेस्ट की जो विड्थ है कितनी ब्रॉड है उसके ऊपर, उसके मसल स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर। तो वो सारी चीजें उसके ऊपर एनालाइज डिपेंड करती हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है कैकिंग कैनोइंग की कि हाँ हम उसको बोलेंगे हाँ यही पर्टिकुलर टेक्निक है आप कैकिंग। छोटी बेसिक सी फॉर्म है कैकिंग कैनोइंग की टेक्निक की। हम हिप रोटेशन करते हैं, अपने अपना जो एल्बो का जो अपना उसका वर्क है वो उसको हम सही इस्तेमाल से करें। हमारी रिस्ट बिल्कुल सीधी हो, हमारी एल्बो खुली हो, बॉडी ट्विस्ट हो, टर्न हो पूरी, हमारी जो लेग मूवमेंट्स हैं वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, हमारी हिप रोटेट होनी चाहिए बिल्कुल पूरी जहाँ तक हमारी बॉडी का मोशन रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So sir, I think no more question is there. स्पीड ब्रेकर क्या होता है प्लेयर की लाइफ में सर? ये धनखड़ जी हैं, इनका क्वेश्चन आया है स्पीड ब्रेकर क्या होता है। स्पीड ब्रेकर का मतलब होता है जब एक प्लेयर अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे चुका है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही। एक प्लेयर है उसका एक उसकी परफॉर्मेंस है वो एक स्पीड वो वहां तक ही जा पाता है, उसके बाद वो रुक चुका है, तो उसको हम बोलते हैं, साइंस की जो टर्म है उसको हम बोलते हैं उसको वो सुपर अपना जो सुपर कंपनसेशन लेवल है उसको अचीव नहीं कर पाता। तो वो आपका ट्रेनिंग में ही, हमारी ट्रेनिंग में ही कहीं ना कहीं कमी रहती है। इट इज द डिटेक्ट ओवर ट्रेनिंग। हम अपनी ट्रेनिंग को ही रेक्टिफाई करें कि हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं कमी है, जो उसका स्पीड एक जगह पे जाके रुक गया, ब्रेक हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों रुक गया? वो ट्रेनिंग में ही उसकी कमी है, कहीं ना कहीं कोई लूप होल छूटा है, हमसे हमसे ही गलती हुआ है, चाहे वो पैडलर से हुआ है चाहे वो कोच से हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम मिस कर गए हैं किसी चीज को जिससे उसका वो चीज रुक चुका है। थैंक यू सो मच। सब जूनियर के लिए कोई एंथ्रोपोमेट्रिक नॉर्म्स हैं क्या? प्रोफेसर सुनील डोंगे, सब जूनियर के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक नॉर्म्स हमने बिल्कुल हैं सर, एंथ्रोपोमेट्रिक नॉर्म्स हैं। हमारे संजीव लाकर सर ने, हमारे अपना आईकेसी ने, हमारी साई के थ्रू, आईकेसी की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, बता रखा है 11 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड के इसके बिटवीन कितना हाइट, कितना लिम्स का लेंथ और कितना उसका आर्म स्पाम कितना होना चाहिए, वो सारा कुछ दे रखा है। आईकेसी की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। बिल्कुल है, नॉर्म्स हैं इसके। जेम्स भाई सिंह, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। I want to ask one question. यस सर, यस श्योर सर। Whether really it's assessment or talent identification is going on through the software in India, in particular related to Kano? बिल्कुल सर, हम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, मगर सर वैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास। हम Whether आइडेंटिफिकेशन really we are doing, sir? नहीं सर, हम अभी तो नहीं कर पा रहे, हम सॉफ्टवेयर के जरिए तो नहीं कर पा रहे सर, क्योंकि हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है, मगर हम कर सकते हैं सर। इन फ्यूचर में हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी हो हम कर सकते हैं सर। दैट्स व्हाट हम कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर देखिए ये कॉस्टली चीज है सर, और हम अभी इसको हम परचेज करने में हमारी गवर्नमेंट अगर हमको अलाउ करती है तो सर जरूर हमको सपोर्ट करे, आईकेसी को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट के थ्रू यही ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि आईकेसी भी अपने आप से इसको लेने में इतना वो नहीं है, क्योंकि सर देखो बहुत कॉस्टली है। तो हमारे पास हमारा जो फंड रहता है वो सारे इंडिया को पता है, हर फेडरेशन के पास एक लिमिटेड फंड रहता है, तो जिसको इस्तेमाल करना हर एक चीज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, साई का सपोर्ट मिलेगा, तो जरूर हम सर इसमें कामयाब होंगे, और हमारे जो पैडलर हमारे इकोनॉमी में हमको बेटर रिजल्ट मिलेंगे इन फ्यूचर्स में सर। At least we should have one so that we can measure the assess the properly. Yes sir. Yeah. Thank you so much sir, thank you so much. So no question.
Yeah, okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so You have much. taken a very great lecture. Thank you, sir. Informative, very informative. You have covered each step, okay, related to software, related to assessment performance, everything. So thank you so much for this great lecture. I would just request to Bilkis ma'am to put her view. Ma'am, please. Yeah, thank you so much, Preet ji. बहुत ही फायदेमंद सेशन आज का रहा and very effective and useful inputs given to the pilots and coaches. टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है हमारे परफॉर्मेंस पे, आज हमें हमारे कोचेस को और इंफॉर्मेशन मिली इस पे, और आई एम श्योर you will find these sessions very interesting and will be very beneficial for all of us. I am very thankful to Sports Authority of India and Indian Kayaking Canoeing Federation, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया प्रोफेशनल वे में जो बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है हम सब के लिए, हमारे कोचेस के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए, और आगे इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। आज का जो सेशन रहा बहुत ही फ्रूटफुल रहा और मुझे उम्मीद है कि हमारे कोचेस इसको अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह अल्टीमेट एम जो हमारा है, हम सब का है कि हमें ओलंपिक पोडियम तक पहुंचना है, तो इन चीजों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। Once again, I am very thankful to Preet. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. बहुत ही अच्छा लेक्चर आज लिया। Thank you so much. Thank you so much. Thank you to Dr. G Kishore. Thank you to Honorable Secretary General IKCA प्रशांत सिंह जी खुशवा जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस जगह पे बोलने के लिए और अपनी नॉलेज को अपने सारे कोचेस के साथ, अपने सीनियर कोचेस के साथ, अपने पैडलर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would like to invite Prashant. Hi, good afternoon. Good afternoon. I am Prashant this side. Just a small question. एक स्लाइड में आपने कहा कि कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सभी लोग हैं तो समझ सकें कि क्या एग्जैक्टली जो आपने सॉफ्टवेयर कहा उसके लिए हमने वर्किंग की थी, तो वो जो मिनिमम उसकी कॉस्ट आ रही है इंस्ट्रूमेंटर्स और उसका पूरा प्रोसेस मिला के तो 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर है। तो वो हमने साई को प्रपोजल दिया हुआ है, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल जो आपका जो मोबाइल वाला ऐप है उसको प्लीज एक बार थोड़ा सा और समझाएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या है और उसको हम क्या यूज कर सकते हैं अगर आपने उसको यूज किया हो तो। थैंक यू। श्योर सर, मैं आपको सर बताता हूँ इसमें सर। यस, इसमें सर क्या है, जैसे ये हमारे पास मोबाइल मैंने स्टोर पे लिखा हुआ है कि एनाटॉमी बाय मसल एंड मोशन इज ए किनेसियोलॉजी सॉफ्टवेयर, इसको लिखा एनालिसिस, इसमें सर लिखा हुआ है जे एनाटॉमी बाय मसल एंड, ये सर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन ऐप है सर ये मोबाइल पे। इसमें सर हमको एनाटॉमी पता चलती है कि हमारा जो मसल है वो कैसे मूव कर रहा है। अगर हम किसी बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो बाइसेप कर्ल में हमारा जो मसल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका मोशन कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम जजमेंट ले सकते हैं कि उसका जो मोशन है वो कैसे होना चाहिए, और अगर वो हमारा एथलीट कर रहा है वो किस वे में कर रहा है, उसको हम इस सॉफ्टवेयर से एनालाइज कर सकते हैं। ऊपर वाले जो सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने लिंक दिए हैं ये तो काफी कॉस्टली है, मैंने बताया, क्योंकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बायोकेमिकल एनालिसिस ये सारे लगभग सेम सॉफ्टवेयर हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, और इसीलिए मैंने ये बहुत सारे लिंक दिए थे। हम जो मोबाइल ऐप वाले सॉफ्टवेयर हैं, जो कुछ एक दो सॉफ्टवेयर हैं जैसे मूवमेंट एथलीटा मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इसको हम वीडियो डाल के इसके ऊपर अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं तो इसको हम वीडियो डालेंगे, उसको हम बताएगा हमारी मोशन कैसे चल रही है। अगर एक लॉन टेनिस प्लेयर लॉन टेनिस खेल रहा है तो उसके जो लेग मूवमेंट क्या हो रहे हैं, ऐसे ही हमारी कैकिंग में हमारी जो मोशन है वो कैसे चल रही है, उसके मोशन के बारे में हम इससे एनालाइज कर सकते हैं। जो वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, जो अगर मे बी ये अपना पेड सॉफ्टवेयर होगा, इसमें एक दो जो सॉफ्टवेयर है वो पेड भी होंगे, और बाकी जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग का मसल मोशन है, इसे हम अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाय मसल 9th नंबर पे लिखा हुआ है, हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, हम उसमें अपनी एक्सरसाइज फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार होता है जैसे हमारे में किसी को पता नहीं चलता कि कोई एथलीट है वो अपने आप इंडिविजुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने चला जाता है या करता है, तो वो अपने आप ही इस सॉफ्टवेयर के जरिए, इस ऐप के जरिए जान सकता है कि हमारा जो मेजर मसल यूज हो रहा है कैकिंग कैनोइंग में, हमारे ड्यूरिंग कैक और ड्यूरिंग कैनो हमारा जो मेजर मसल यूज हो रहा है, किस बॉडी पार्ट का यूज हो रहा है, और उसकी एक्सरसाइज कौन कौन सी हो सकती है, उसको डेवलप करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है, वो हम वाया इस
जो अपना एप्लीकेशन से जो 9th नंबर पे है, इससे हम जान सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी 2, 4, 5 एक्सरसाइज आपको बता देगा। तो हमारा एक जो अपना बहुत ही एक सिस्टमेटिकली जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, वो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नीचे भी सर ऐसे जो मोबाइल ऐप है इसमें एंगुलस लिखा हुआ है, मेजर एंगल्स ऑन इमेज वीडियो, तो वो हम एंगल मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी शॉर्ट वीडियो दिखाया था, उसमें हम अपने एंगल बड़े शॉर्ट, दिस इज ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट सर, दिस इज नॉट यूज ऑफ फुल काइंड ऑफ यूज, बट हम इस पे अपने एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं सर। शॉर्ट फॉर्म में हर क्लब लेवल पे जो कोच है वो इसको देख के, इसको लेके, इसको डाउनलोड करके अपने एक्सपेरिमेंट कर सकता है सर। थैंक यू सर। I am audible, sir? Yeah, you are audible, sir. We have Ramakrishna. He want to say something. Yes, sure. Ramakrishna, sir. Yes, sir. Yeah, you can. Are you audible? जी सर, Rama ji. Yeah. There is some products is there. जी सर. Yes, Ramakrishna, sir. Ramakrishna, sir, am I audible? Hello. Can you audible, sir? Yes, yes. Okay. I am saying that name of the free of cost apps for the counting of stroke and timing. It is to more helpful for the free of cost to you analyze yourself to in the water, what is you doing and how many strokes and how much distance you traveled, how much time you covered in that. So इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कितना टाइम में कितना पेडल करा और कितना डिस्टेंस आप गया है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, प्लीज नोट करो आप, स्ट्रोक कैच कोच, स्ट्रोक कोच एक है, दूसरे है स्ट्रोक काउंटर, दूसरी है स्ट्रोक काउंटर, तीसरी है गो पेडलर, दूसरी है गो पेडलर। और एक चीज मैं बोल रहा हूं और आप लोग को साइंटिफिकली जानना है, जैसे इसको बोलते हैं टेलीमेट्रिक डिवाइस, मतलब अपना भाषा में, अपनी गेम की भाषा में बोलते हो स्ट्रोक रेट मॉनिटर इसको बोलते हैं। ये इसमें है वर्ल्ड वाइड में जो टॉप और वेरी पॉपुलर है वाका, BAAKA, वाका बोल के आप नेट में सर्च करो। इसका एक 2 डिवाइस आता है, एक कोच के लिए आता है, एक प्लेयर के लिए आता है। वो बहुत छोटी सी रहते हैं, पेडल में करने के बाद पेडल को वो लगाने के लिए इजी रहता है। सेंसर है आपका स्ट्रोक का रेटिंग और ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट, बोलते हैं एक स्ट्रोक में कितना गया, और वो कोच से कर सकते हैं या आपका मोबाइल को वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे तो आप खुद कर सकते हैं। ये कम से कम 35,000 तक की आता है, ये 35,000 तक की आता है। ये बहुत सारा फायदा होता है। ओके एंड कुछ लोग पूछा था, सॉरी टू दैट, सर वाज वेरी एक्सप्लेन, बट मैं थोड़ा और ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे VO2 मैक्स जो भी है हमारा गेम में, बोल तो आजकल क्या है ना, VO2 मैक्स बाहर की नहीं है, हमारा गेम में बोर्ड में बिठा के भी VO2 मैक्स टेस्ट कर सकते हैं। वैसे इक्विपमेंट आजकल साई के पास आ गया हुआ है, वो है वी आर रेडी एंड जल्दी अपना जो सेक्रेटरी जनरल उससे बात कर लिया है, ये प्रोग्राम बना रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से रुक गया था, विल गोइंग फॉर दैट। एंड सर आपने बोला था हमारा साइंटिफिकली जो एंथ्रोपोमेटिकली हमें साई के अगर सपोर्ट मिल गया, एंथ्रोपोमेटिकली मेजर्स का जो किट मिल गया, तो वी हैव एन वन सॉफ्टवेयर विल गो थ्रू दैट द टाई अप विद द साई एंड आई कैन सी टेक्निकल टू व्हेन गोइंग टू द कभी साई का सिलेक्शन जा रहे तो उस टाइम पे हम जैसे बोला था, इससे पहले क्वेश्चन आया था, और एक्टोमेसोमॉर्फी हमारा डिमांडेड है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का है एक्टोमेसोमॉर्फी, टॉल रहना है और मस्कुलर रहना है, इसलिए एक्टोमेसोमॉर्फी। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए सर, यस सर, इसी लेक्चर से रिलेटेड विल नॉट प्रोसीड टू अदर लेक्चर सर। यस सर, इस लेक्चर के रिलेटेड यही है सर। बायोमैकेनिकल एनालिसिस भी है सर, उसके काम भी हमारा प्रोसेसर हो गया, शॉर्टलिस्टेड कर दिया कुछ प्लेयर्स को, वो भी
आफ्टर लॉकडाउन इट विल बी हैपन सर। ये 3 चीजें हमारे इंडिया में हो सकता है, वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू रामा यस सर, सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रीत सिंह सर, बहुत अच्छा क्लास लिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। होपफुली ये क्लास सबके लिए बहुत फायदा होगा। जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे वो अब से शुरू कर देंगे। जितने भी कोचेज हैं हमारे पास वो अब से स्टार्ट कर देंगे। एटलीस्ट मोबाइल ऐप आज से वो स्टार्ट कर देंगे। और रही बात रामाकृष्ण सर ने बोला कि साई अगर उनकी हेल्प करेगा एंथ्रोपोमेट्री, बिल्कुल साई यहाँ पे हेल्प करने के लिए है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बस एक रिक्वेस्ट भेजिए, हम सारा एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट जो भी आप चाहते हैं हम सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।